नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं गेस पेपर्स की और गेस पेपर्स में आज जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो रहने वाला है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, यानी कि फर्स्ट ईयर वाला जो आपका एग्रोनॉमी का कोर्स है उसकी हम बात करने वाले हैं। उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन पर चर्चा करेंगे और साथ में हम देखेंगे उनका सॉल्यूशन भी। ठीक है, क्योंकि भाई जैसे एप वाले बच्चे हैं उनको तो पहले सारा पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी जो न्यू बच्चे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये सॉल्यूशन दिया जाता है मुख्य रूप से। इसके अलावा आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो ब्राइट एग्रो क्लासेज पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो ऐप है वहां पर जाके आप इसको देख सकते हो। और साथ में हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाना है और इसे लाइक भी करना है। ठीक है, और एक सुंदर सा कमेंट हमारे लिए आप छोड़ के जाओगे। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कौन सा सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? तो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, यानी कि फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है? तो एग्रोनॉमी की जो बेसिक बातें हैं वो आपको इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, जिसमें हम सभी प्रकार की चीजें, जो वीड्स होते हैं, जो आपकी सिंचाई है, इसके अलावा जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, उन सभी की चर्चा इसमें करने वाले हैं। उनसे संबंधित जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनकी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी में डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी डेफिनेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी? ठीक है, सबसे पहले कैपिलरी वाटर। तो भाई जो वाटर है आपके, हम कहते हैं कि सोइल वाटर एक अलग से पोर्शन चलता है, ठीक है, और इरिगेशन में भी हम पढ़ते हैं। तो सोइल वाटर या जो अलग से आपके देखने को मिलता है, इसमें कई प्रकार की टर्मिनोलॉजी है। एक या कैपिलरी वाटर के साथ ही आपको हम कई प्रकार के जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि सरप्लस वाटर होता है। ठीक है, तो उस सब की भी जो ग्रेविटेशनल वाटर है उन सब की भी हम साथ में चर्चा करेंगे। कौन कौन से वाटर है उनको भी देखेंगे। साथ में देखेंगे सोइल मॉइस्चर कांस्टेंट, यानी कि मिट्टी में कितनी नमी पाई जाती है उसकी भी हम बात करेंगे। सोइल मॉइस्चर कांस्टेंट होता क्या है उसकी भी बात करेंगे। सर्टिफाइड सीड, 4 प्रकार के सीड होते हैं, उनमें से एक सर्टिफाइड सीड होता है, इसकी भी बात करेंगे। एलोपैथी क्या होता है इसकी भी बात करेंगे। क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न में क्या अंतर है इसको भी देखेंगे। सीड क्या होता है, ठीक है, पूछा जाता है, खूब पॉपुलर क्वेश्चन है आपका, इसको भी देखेंगे। एग्रोनॉमी क्या होती है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हो तो ये क्वेश्चन जो है कि एग्रोनॉमी क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये किस शब्द से लिया गया है, कौन सी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जो है रट लेना, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, ये पूछी जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर भी ऐड किया है। ड्रेनेज की बात करेंगे और प्लांट आयोडिया टाइप क्या होता है इसकी भी बात हम करेंगे। इसके बाद में डिफरेंशिएट, यानी कि डिफरेंस की बात करते हैं कि कौन कौन से डिफरेंस आपको पूछेंगे। तो एक टॉपिक दे रखा है आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो एप वाले बच्चे हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि एप जो ग्रोथ होती है वो क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, सामान्य जनरल भाषा में हम कह देते हैं कि ग्रोथ या डेवलपमेंट एक जैसे ही होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक जैसे होते नहीं है। ठीक है, जो आपका ग्रोथ होता है वो एक, हम कहते हैं कि मात्रात्मक गुण होता है। ठीक है, और ये जो डेवलपमेंट है ये आपके गुणात्मक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, गुणात्मक होता है। तो इसकी भी चर्चा करेंगे कि दोनों किस प्रकार से अलग है। फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी की भी बात करेंगे। ठीक है, एक मिट्टी फर्टाइल है, एक मिट्टी प्रोडक्टिव है। ठीक है, तो दोनों को देखेंगे किस किस प्रकार से इनमें परिवर्तन है। ठीक है, सोइल फर्टिलिटी क्या होती है, सोइल प्रोडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, इन सब की हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम टिप्पणी की बात करें, यानी कि आपके 5वें क्वेश्चन की बात करें तो सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, अलग से आपके टॉपिक दे रखा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है। मेथड ऑफ सोविंग की बात करें तो अलग अलग प्रकार के मेथड होते हैं। ब्रॉडकास्टिंग हो गया, जो आपकी सीड ड्रिल होता है वो हो गया। इसके अलावा कई प्रकार के हम जो मेथड है और पढ़ते हैं, प्लांटर द्वारा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे मेथड आते हैं, तो उन सब की हम चर्चा इसमें करेंगे। इसके बाद में आ जाता है स्कोप जो है आपके एग्रोनॉमी के। ठीक है, देखो स्कोप कहने का मतलब आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंस भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्रोनॉमी का इंपॉर्टेंस क्या है। साथ में ये भी कहा जा सकता है कि एग्रोनॉमी का अदर जो साइंसेज है, ठीक है, मान लो एंटोमोलॉजी है, पैथोलॉजी है, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर है, इनके साथ में क्या संबंध है। ठीक है, तो उस चीज को भी देखेंगे। एग्रोनॉमी, स्कोप और इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये दोबारा से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्कोप और इंपॉर्टेंस सबकी एक साथ ही बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको एक जगह ही देखने को मिल जाएगी। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं
आगे आपका रहेगा लॉन्ग टाइप फर्स्ट। लॉन्ग टाइप फर्स्ट का मतलब छठा क्वेश्चन, और छठे क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड देयर फंक्शन। ठीक है, कौन कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट है उनका क्लासिफिकेशन, और उसके बाद में उनका कार्य भी पढ़ेंगे। डेफिनेशन की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, प्राइमरी न्यूट्रिएंट यानी कि जो आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट में कौन कौन से आते हैं, एनपीके। ठीक है, तो एनपीके जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास है, उनका डिफिशियंसी सिम्टम क्या है, ठीक है, उनके फंक्शन क्या है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, इनको हम INM भी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी अप्रोच क्या है, एडवांटेज क्या है, सब की बातें करेंगे। बायो फर्टिलाइजर डेफिनेशन, ठीक है, साथ में क्लासिफिकेशन और इनका रोल, इनका जो इंपॉर्टेंस है वो भी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं लॉन्ग टाइप सेकंड। लॉन्ग टाइप सेकंड में हम ये कहते हैं कि डिफाइन करना है आपको वीड्स को, ठीक है, क्लासिफाई करना है, इसके साथ में ही राइट लिखने हैं उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जो हमें क्या करना है इनके, क्योंकि वीड्स के एडवांटेज भी होते हैं, कई प्रकार की जो दवाइयां होती हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, कई प्रकार की जो वीड्स हैं उनका हम सब्जी में, इनमें इस्तेमाल करते हैं। तो इंपॉर्टेंस के साथ साथ हमें डिसएडवांटेज क्या है वो भी बात करनी है। ठीक है, डिफाइन करना है टिलेज को, टिल्थ को, टिलेज के टाइप्स की बात करनी है, उनके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। मेन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, ये वहां पे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, जो आपके मेन्योर और जो ये फर्टिलाइजर है इनमें ऊपर भी अंतर आ सकता है, चौथे क्वेश्चन में भी, लेकिन यहाँ पर भी देख लेना, यहाँ पर भी पूछा जाता है उनका क्लासिफिकेशन भी, और साथ में जो नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर है उनका आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी देना है। ठीक है, तो ये आपके जो है क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसके बाद में हम चर्चा स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। किसकी बात करेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हो, इसलिए आपको थोड़ा सा हम डिटेल में जाकर पढ़ाएंगे ताकि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एक चीज लिखी हुई है कि कैपिलरी वाटर क्या होता है। ठीक है, तो एक चीज को समझने का प्रयास करो। जैसे ही हम सिंचाई करते हैं, ठीक है, मान लो आज हमने सिंचाई दी है, अब सिंचाई देने के तुरंत बाद में हम यदि मिट्टी में मॉइस्चर देखें तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर होती है, यानी कि नमी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो जो वो ऐसी नमी जो कि आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे चली जाती है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद में वो पानी सूखता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो जो ज्यादा मात्रा में पानी था, जो ज्यादा फोर्स पे अवेलेबल था, वो क्या हो जाएगा, जल्दी से किसके द्वारा खींच लिया जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, जो गुरुत्वाकर्षण होता है, बल होता है, उसके द्वारा नीचे खींच लिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उस पानी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण द्वारा निकला हुआ पानी, गुरुत्वीय पानी। ठीक है, क्या होता है, ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, ये पहला पानी हो गया, पहला पानी का प्रकार हो गया। हम कहते हैं ये पानी ऐसा है कि जल्दी से मिट्टी से बाहर निकल जाता है, तो पौधों को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, या कुछ मात्रा ही इनको जो है पौधे ले पाते हैं, बाकी ये जल्दी से निकल जाता है। दूसरा आ जाता है आपके, हम कहते हैं कि जो मुख्य रूप से कैपिलरी वाटर भी उसको कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि ये मिट्टी के कणों के मध्य में क्या रहता है, होल्ड रहता है लंबे समय तक। ठीक है, क्या रहता है, मिट्टी के कणों के मध्य होल्ड रहता है, और ये पौधों को सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, ये पौधों को क्या होता है, सबसे ज्यादा प्राप्त रहता है। तो इसकी बात कर लेते हैं। केशिका जल वह जल है जो मिट्टी के छोटे छोटे छिद्रों में केशिका बलों द्वारा संचित होता है। केशिका बलों का मतलब हो गया, एक कण है, दूसरा कण है, इसके बीच में एक वाटर का जो है, कई वाटर के छोटे छोटे कण है, तो ये क्या करते हैं, दो कणों के बीच में चिपके रहते हैं। वही वाटर का नेचर होता है सरफेस टेंशन। ठीक है, इनमें सरफेस टेंशन का गुण पाया जाता है, यानी कि कहीं भी ये चिपकता है तो उसके चिपके ही रह जाता है, तो कणों के अंदर अंदर भी ये क्या होता है, चिपका हुआ रह जाता है। ठीक है, तो इसको हम केशिका बल बोल रहे हैं, इसके द्वारा ये संचित रहता है। ठीक है, यह पानी पौधों द्वारा अवशोषित किया जा सकता है, और इसे उपलब्ध पानी भी कहा जाता है। उपलब्ध पानी का मतलब अवेलेबल वाटर, किनके लिए, प्लांट्स के लिए। ठीक है, ये क्या है, अवेलेबल है प्लांट्स के लिए, इसी को पौधे लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है, यह पानी मिट्टी के फील्ड कैपेसिटी और स्थायी विल्टिंग पॉइंट के बीच में रहता है। ठीक है, ये फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, तो हम ये कहते हैं कि जो 1/3 फोर्स से ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है, और -15 तक रहता है। ठीक है, इसके बीच में जो आपको
इस बल के बीच में जो पानी देखने को मिलता है, क्योंकि ये फील्ड कैपेसिटी को बताता है और ये विल्टिंग पॉइंट को बताता है, तो इन दोनों के बीच में जो पानी रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको उपलब्ध पानी कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो कैपिलरी वाटर क्या है, इज ए वाटर गेट रिटेन इन द स्मॉल पोर्स ऑफ द सोइल ड्यू टू द कैपिलरी फोर्स। कैपिलरी फोर्स की वजह से ये वहां पर स्टोर रहता है। इसके बाद में दूसरी चीज आती है, एक पानी और होता है जिसको मैं यहीं पे बता देता हूं आपके, वो होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये पानी की बहुत ही कम मात्रा होती है। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा होती है, जो एक थिन लेयर के रूप में कणों के ऊपर चिपकी रहती है। ठीक है, ये पानी कभी भी पौधों को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि पौधों में इतना जो है फोर्स नहीं होता है कि इसको अवशोषित कर ले, क्योंकि ये कणों के बिल्कुल पास में चिपका हुआ है। ठीक है, तो वो आपके ग्रेविटेशनल वाटर है, वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। और हाइग्रोस्कोपिक वाटर के लिए हम ये कहते हैं कि ये हल्का फुल्का जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है, बाकी इसको पौधे यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो तीनों प्रकार के वाटर का पता चल गया। कैपिलरी पूछ ले, चाहे आपको ग्रेविटेशनल पूछ ले, चाहे आपको हाइग्रोस्कोपिक पूछ ले, तीनों में यही आंसर दे के आना है तीनों के लिए। ठीक है, अलग अलग हो गया। इसके बाद में बात करते हैं, यह उस स्थिरांक को बताता है। ठीक है, यानी कि सॉइल मॉइस्चर क्या बताता है, यह उस स्थिरांक को बताता है जो मिट्टी में मौजूद नमी के स्तर को दर्शाता है, जैसे कि फील्ड कैपेसिटी, स्थायी विल्टिंग पॉइंट और हाइग्रोस्कोपिक नमी। यह स्थिरांक मिट्टी की पानी धारण क्षमता को निर्धारित करने में मदद करता है। ठीक है, तो मिट्टी में अवेलेबल जो पानी है, मिट्टी में जो पानी उपलब्ध है, उसको बताने का काम सोइल मॉइस्चर कांस्टेंट करता है। ठीक है, चाहे वो ज्यादा हो चाहे वो कम हो, तो सोइल में उपस्थित जो वाटर है वही आपका सोइल मॉइस्चर कांस्टेंट है, ज्यादा इसमें फर्क नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं सर्टिफाइड सीड क्या होते हैं। तो देखो, सीड के 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। हम कहते हैं सबसे पहले सीड को एक ब्रीडर बनाता है। ठीक है, जो प्रजनक होता है वो सीड को बनाता है। उसके बाद में आपके जो है न्यूक्लियस सीड, सबसे पहले न्यूक्लियस सीड होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद में ब्रीडर के पास आता है, ब्रीडर के बाद में ये फाउंडेशन सीड कहलाता है। ठीक है, फाउंडेशन सीड, इसको मात्र पौधा भी बोलते हैं, वो मात्र बीज भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके लास्ट में बनता है सर्टिफाइड सीड। क्या बनता है, सर्टिफाइड सीड भी बनता है। तो ये जो सर्टिफाइड सीड होता है ना दोस्तों, इस सीड के लिए हम ये कहते हैं कि ये किसानों को दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, सर्टिफाइड हो गया, इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं। बाकी ये भी 3 जो है 4 प्रकार का होता है, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं। प्रमाणित बीज वह बीज होता है जिसमें बीज प्रमाणन एजेंसी द्वारा गुणवत्ता, शुद्धता और स्वास्थ्य की जांच द्वारा प्रमाणित किया जाता है। ठीक है, इसको कौन प्रमाणित कर रही है, मान लो भारत सरकार की बात करें तो NSC, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। ठीक है, और राजस्थान की बात करें तो स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये इसको क्या करती है, प्रमाणित करती है। प्रमाणित का मतलब क्या हो गया कि इसको, इसकी गुणवत्ता को, इसकी शुद्धता को, इसकी जांच कर लेगी पहले कि हाँ इसमें जो है जेनेटिक जो प्योरिटी है वो इतनी है, इसमें फिजिकल प्योरिटी इतनी है, और ये बीज क्या है किसानों के लिए सही है। ठीक है, इसके साथ में ही ये बीज उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं और रोगों से मुक्त होते हैं, जिससे फसल की अच्छी उपज सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो प्रमाणित बीज कौन से हैं, जो किसानों को दिए जाते हैं और साथ में उनमें गुणवत्ता का, शुद्धता का, इन सब का ध्यान रखा जाता है, वो जांचे हुए रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एलेलोपैथी की। देखो, एलेलोपैथी क्या होती है इसकी बात कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक पौधा ऐसे रसायन पैदा करता है जो कि दूसरे पौधे के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक पौधे द्वारा छोड़ी गई मिट्टी में ऐसे रसायन होते हैं, जड़ों द्वारा ऑर्गेनिक एसिड निकलते हैं, स्वाभाविक सी बात है पौधों से। ठीक है, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ऐसे ऑर्गेनिक एसिड निकालते हैं जो दूसरे पौधों की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, उनको रोक देते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये चीज आपके एलेलोपैथी कहलाती है। ये क्या कहलाती है, एलेलोपैथी। इस नेचर को हम एलेलोपैथी कहते हैं। ठीक है, तो एलेलोपैथी वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों द्वारा रासायनिक पदार्थ, एलोकेमिकल्स निकाले जाते हैं जो कि उत्सर्जित होते हैं, जो अन्य पौधों के विकास को प्रभावित करते हैं। ये प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है, यानी कि कुछ क्रॉप्स के लिए वो
फायदेमंद हो सकते हैं और कुछ क्रॉप्स के लिए वो नुकसानदायक हो सकते हैं, जो उस पौधे की प्रजाति और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कौन सा पौधा है, कौन सा टाइम है, इस पर निर्भर करता है कि वो लाभ करेगा या नुकसान करेगा। ठीक है, कुल मिलाकर जड़ों से कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं या पौधों से कुछ ऐसे पदार्थ उत्सर्जित होते हैं जो कि दूसरे पौधों को प्रभावित करते हैं। इस चीज को हम एलेलोपैथी कहते हैं। सिंपल चीज है, ध्यान रखना है आपको भी। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, दोनों की बातें करेंगे। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं क्रॉपिंग सिस्टम्स की। ठीक है, ये विभिन्न फसलों के उत्पादन के लिए अपनाए जाने वाले तरीके हैं। ठीक है, तरीकों का समूह है जो एक विशेष क्षेत्र के एक निश्चित समय पर लागू होते हैं। इसमें फसल चक्र, अंतरा फसली खेती, मिश्रित खेती जैसी प्रणालियां शामिल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक फिक्स समय के लिए एक फिक्स कोई विशेष क्षेत्र है, उसमें जो हम पैटर्न अपनाते हैं। ठीक है भाई, किस आधार पर खेती करेंगे, कैसे खेती करेंगे, ये सारे क्या बताते हैं, आपके फसलों का जो सिस्टम है उसको बताने का काम करते हैं। ठीक है, पैटर्न क्या होता है, तो ये विशेष क्षेत्र में फसलों का चयन उनकी प्राथमिकता के आधार पर उनकी रोपाई का तरीका होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सूक्ष्म लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि कौन सा चक्कर अपनाएंगे, कौन सी अंतरा फसल करेंगे, मिश्रित खेती कौन सी करेंगे, वो अलग बात हो गई। ठीक है, लेकिन पैटर्न में क्या है, यहाँ पर पहले कौन सी फसल उगाएंगे, ठीक है, पहले कौन सी फसल उगाएंगे, उसके बाद में कौन सी फसल उगाएंगे, ये जो सीक्वेंस बताने का काम करता है। ठीक है, उनकी रोपाई का जो तरीका होता है, ये आपके फसलों का पैटर्न बताने का काम करता है। फसल पैटर्न में फसलों की लघु, लंबी अवधि और मौसम के हिसाब से योजनाएं बनाई जाती है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना, ये आपके सिस्टम्स है। ठीक है, अंतरा फसली खेती, मिश्रित खेती, ये सिस्टम है। लेकिन कौन सी फसल पहले उगेगी, उसके बाद में कौन सी, उसके बाद में कौन सी, ये जो पैटर्न बताने का काम है, ये किसका है, ये आपके जो है इसी का, क्रॉपिंग फसल पैटर्न का है। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। बीज क्या है, तो बीज वह संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, बीज वह संरचनात्मक, वैसे तो हम ऐसे कहते हैं कि मेच्योर जो ओव्यूल होता है, ठीक है, मेच्योर, ठीक है, मेच्योर ओव्यूल जो होता है इसी को बीज बोलते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकली तो बीज यही होता है, लेकिन हमारे क्या है कि एग्रीकल्चर में हम बीज जो है नॉर्मली वेजिटेटिव प्लांट्स को भी बीज बना लेते हैं, वेजिटेटिव जो पार्ट होते हैं उनको भी बीज बना लेते हैं। तो बीज की हमारे यहाँ डेफिनेशन थोड़ी अलग हो जाती है। हम कहते हैं वह संरचनात्मक इकाई जो पौधों के प्रजनन का आधार बनती है। इसमें भ्रूण हो सकता है, आवश्यक पोषक तत्व, सुरक्षात्मक आवरण होता है जो इसे उचित परिस्थितियों में अंकुरण होने के लिए तैयार करता है। ठीक है, तो भ्रूण में कौन कौन सी तीन चीजें हैं, एक तो हम कहते हैं कि यहाँ पर भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है सीड में। ठीक है, दूसरा हो गया आवश्यक पोषक तत्वों के लिए जो आपका एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, और तीसरी चीज जो आपके कवर होता है, एक सुरक्षा देने के लिए ऊपर एक क्या पाया जाता है, कवर पाया जाता है, सीड कोट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपके सीड में होती है। ठीक है, इसके बाद में एग्रोनॉमी की बात करते हैं। तो एग्रोनॉमी आपके कृषि विज्ञान की एक शाखा है जिसमें फसलों की उत्पादकता, उसका प्रबंधन की विधियां, खेती से संबंधित विभिन्न पहलुओं की स्टडी की जाती है। इसमें मृदा प्रबंधन, सिंचाई, पोषण के अलावा फसल उगाने की तकनीक का भी अध्ययन किया जाता है, ये भी शामिल होती है। ठीक है, जो पीटर डी क्रेसेन जी है, इनको हम फादर ऑफ एग्रोनॉमी मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना। इसके बाद में चलते हैं और बात करते हैं ड्रेनेज की। ड्रेनेज क्या होता है, तो सिंपली हम ये कहते हैं कि जब मान लो खेत में बहुत ज्यादा पानी भर जाए, ठीक है, खेत में पानी भर जाए, तो इस पानी की निकासी कैसे होगी, ये पानी बाहर कैसे निकलेगा, तो वो ड्रेनेज सिस्टम होता है। वो क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसी को हम ड्रेनेज बोलते हैं। नॉर्मली आपने यदि देखा होगा तो जो क्रिकेट चल रहा होता है उस टाइम पे तो बारिश हो जाती है, तो क्रिकेट स्टेडियम का एक ड्रेनेज सिस्टम होता है कि उस पानी को बाहर कैसे निकालना है। ठीक है, तो वही सिस्टम आपके खेत में है, तो उसको हम ड्रेनेज सिस्टम फील्ड के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो जल निकासी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अतिरिक्त जल को सोइल या सब सोइल से बाहर निकाला जाता है ताकि पानी का ठहराव न हो, फसलों को आवश्यक पानी उपलब्ध हो सके और यह भूमि की उर्वरता बनाए रखे और जल भराव से बचने में मदद करता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा पानी भर जाता है वो भी नुकसानदायक होता है फसलों के लिए। ठीक है, कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, फसलों की ग्रोथ कम हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिलती है और इनको हमें क्या करना है, इनसे हमें बचना है, इसलिए पानी को निकलने की एक व्यवस्था करनी है। ठीक है, मिट्टी से उसको बाहर निकालना है। आगे बात समझ में, तो ये चीजें आपके ड्रेनेज कहलाती है। फिर आ जाता है प्लांट आइडियोटाइप।
तो देखो प्लांट आइडियोटाइप क्या होता है। पहले हमारे क्या उद्देश्य हुआ करते थे, हमारे मुख्य उद्देश्य ये हुआ करते थे कि हम मुख्य रूप से क्या करें कि मान लो गुणवत्ता पे ध्यान दें, उत्पादन पे ध्यान दें। ठीक है, मान लो हम मुख्य रूप से उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा हम ध्यान किस पे दे देते हैं, उत्पादन पे ध्यान देते थे। ठीक है, लेकिन आजकल कंसेप्ट चेंज हो रहे हैं। आजकल हम फसलों में सभी चीजों पर ध्यान देते हैं। इसकी हाइट भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसकी बाली भी ऐसी आनी चाहिए, इसके पत्ते ऐसे होने चाहिए। ठीक है, ये प्लांट ऐसे होना चाहिए। तो ये जो सारे कण जो गुण है उनके आधार पर हम जो एक नया आइडल पौधा तैयार करते हैं। ठीक है, मान लो आप गेहूं का एक पौधा तैयार करना चाहते हो और उस पौधे में आप चाहते हो कि इसकी लंबाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि ड्वार्फ वैरायटी होनी चाहिए। इसमें दाने जो है वो दानों में जो बाली है, बाली की जो लंबाई है वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो पत्ते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कर पाए, चौड़े पत्ते होने चाहिए। तो ये जो हमारे दिमाग की जो आइडिया है वो हम प्लांट में उतारना चाहते हैं। ठीक है, इस चीज को हम प्लांट आइडियोटाइप कहते हैं। ठीक है, यानी कि आदर्श रूप हम चाहते हैं प्लांट ऐसा होना चाहिए, वो आदर्श रूप आप प्लांट आइडियोटाइप कहलाता है। पौधा आदर्श रूप वह पौधा है जिससे विशेष रूप से एक निश्चित पर्यावरणीय परिस्थिति या कृषि प्रणाली के अनुकूल बनाया जाता है। इसमें पौधे के आकार, पत्तियों की संरचना, जड़ प्रणाली जैसे गुणों का अनुकूलन किया जाता है, जिससे अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। जब हम इन सब चीजों को कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है, यानी कि आप है ना पौधे के आकार को कंट्रोल कर पा रहे हो, उसकी पत्ती की संरचना, उसकी जड़ की संरचना, ठीक है, इन सब को सही ढंग से कंट्रोल कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा हम कहते हैं कि ये प्लांट आइडियोटाइप का ही एक रूप होता है। ठीक है, उसी का एक प्रकार होता है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ आइडियोटाइप वाज इंट्रोड्यूस्ड डोनाल्ड नाम के वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। ये बात इन्होंने बताई थी। ठीक है, और ये बात कब की है, 1968 की बात है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो हमारे लिए आवश्यक है, एक किसान के लिए जरूरी है, उन सभी चीजों का समावेश करना और उसके लिए एक नया प्लांट तैयार करना, इस चीज को हम प्लांट आइडियोटाइप कहते हैं। ठीक है, तो ये अभी वाला एक नया कंसेप्ट है, इसको ध्यान रख लेना, पूछा भी जा सकता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ग्रोथ हम कहते हैं कि ग्रोथ हो रही है, प्लांट में ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब या तो उसकी हाइट बढ़ रही है, या उसका पार्श्व कलिकाओं में वृद्धि हो रही है। ठीक है, या उसके जो प्लांट है उसमें मान लो जो पौधे हैं उनमें फ्रूट आ रहे हैं तो फ्रूट की साइज बढ़ रही है। तो जो हमें मात्रात्मक रूप में दिखाई दे रहे हैं कि जैव भार बढ़ रहा है, ठीक है, पौधे का जैव भार बढ़ रहा है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। लेकिन डेवलपमेंट इसको नहीं कहते हैं। डेवलपमेंट कभी भी मात्रात्मक नहीं होता है, वो गुणात्मक होता है। जैसे मान लो पौधा है, बढ़ रहा था, ठीक है, ग्रोथ कर रहा था, अचानक उसमें क्या हुआ, जो कलिकाएं थी वो फूलों में चेंज हो गई, फूल आ गए। ठीक है, अब जो कलिका सीधी कलिका के रूप में बढ़ रही थी वो अचानक फूल बन गई, इसका मतलब ये डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऐसे होता है कि मान लो स्टार्टिंग के डेवलपमेंट फेज में क्या होगा, पौधा ग्रोथ करेगा, उसके बाद में प्रजनन करेगा, प्रजनन के बाद में मेच्योर होगा, मेच्योर के बाद में वो क्या करेगा, जो आपकी वृद्धावस्था है उसको कंप्लीट करेगा और फिर पौधा नष्ट हो जाएगा। तो ये जो स्टेज है ये आपके डेवलपमेंट की स्टेज है। ठीक है, और ग्रोथ की स्टेज, पौधा बढ़ रहा है, बायोमास बढ़ रहा है, वही ग्रोथ है। ठीक है, तो पौधा मान लो पूरा कंप्लीट होने के बाद में दोबारा से इसमें फुटान होती है, तो दोबारा से फुटान किसके कारण हो रही है, ग्रोथ के कारण हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ग्रोथ में आती है। ठीक है, तो ध्यान देना है क्या क्या चीजें हैं। वृद्धि, वृद्धि एक मात्रात्मक, यानी कि इसको हम माप सकते हैं, ये मापने वाली चीज है। ठीक है, मात्रात्मक है जिसमें पौधे या किसी जीव का आकार, वजन, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, ये एक स्थूल परिवर्तन है। ठीक है, दिखाई देता है, और सामान्यतः मान लो आकार में वृद्धि हो रही है, वजन में वृद्धि हो रही है, तो यह आपकी वृद्धि कहलाएगी। विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, ये गुणों में दिखाई देती है, जिसमें पौधे के अंगों का संरचनात्मक कार्यात्मक परिवर्तन होता है, जिससे उनके जीवन चक्र में सुधार होता है। ठीक है, तो पौधों की संरचना में परिवर्तन होता है, फूल आते हैं, फल आते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये सब संरचना में जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये आपके डेवलपमेंट को बताने का काम करते हैं। ठीक है, किसको बता रहे हैं दोस्तों, डेवलपमेंट को बता रहे हैं। वृद्धि में केवल शारीरिक वृद्धि होती है, ठीक है, जिससे कि लंबाई और वजन बढ़ता है, लेकिन विकास में पौधे के जीवन के विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन होता है, जैसे कि फूलों का वजन, बीज का निर्माण आदि होता है। ठीक है, फूलों का वजन, बीज का निर्माण, ये इसमें आता है। ठीक है, फूलों का बनना और बीज का निर्माण होना किसका पार्ट है, आपके डेवलपमेंट का पार्ट है। तो ऐसा पूछा भी जा सकता है न्यू टाइप में कि फूल का बनना, बीज का बनना किसका
जो है डेवलपमेंट होता है या वृद्धि होती है, तो आप क्या बता क्या होगे, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में वृद्धि में किसी विशेष समय पर परिवर्तन को मापा जा सकता है। ठीक है, मान लो एक फिक्स टाइम है, उसमें वृद्धि हो रही है तो उसको माप सकते हैं। विकास में संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन समय के साथ होते रहते हैं। ठीक है, तो इनको हम माप नहीं सकते। आ गई बात समझ में? तो ये चीजें होती है वृद्धि और डेवलपमेंट। इसके बाद में बात करते हैं फर्टिलिटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, फर्टिलिटी की बात करें तो मिट्टी की वह क्षमता जो पोषक तत्व उपलब्ध करवाने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपके उर्वरता बोलते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी एक मैनेजमेंट का पार्ट होती है। ठीक है, फर्टिलिटी तो उसमें शामिल होती ही है, साथ में मैनेजमेंट भी होता है। यदि हम सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं ले पाएंगे सही ढंग से। ठीक है, तो उत्पादन लेना यानी कि उर्वर होना और प्रोडक्टिव होना दोनों चीजें अलग अलग है। अब किस प्रकार से अलग अलग है, तो उर्वरता से तात्पर्य मिट्टी की उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने में सक्षम होती है। यह मिट्टी की प्राकृतिक विशेषताएं हैं। ठीक है, उत्पादकता से तात्पर्य किसी विशेष भूमि क्षेत्र द्वारा निर्धारित समय में उत्पन्न की गई फसल उत्पाद की मात्रा से है। यह भूमि में उपयोग की प्रभावशीलता को दर्शाती है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें मैनेजमेंट भी शामिल होता है। ठीक है, एक फिक्स एरिया है और इस फिक्स एरिया से इतने पैसे कमाए गए हैं। ठीक है, ये आपका प्रोडक्टिविटी में आता है। यहाँ पर हम एक एरिया है, इससे हमने 200 क्विंटल प्राप्त किया, ये आपका क्या है, फर्टिलिटी है। ठीक है, इसके बाद में उर्वरता एक स्थिर गुण है जो मिट्टी के स्वभाव, पोषक तत्व, उपलब्धता और जैविक गतिविधियों पर निर्भर करती है। उत्पादकता एक गतिशील गुण है क्योंकि कभी उत्पादन ज्यादा हो सकता है, कभी उत्पादन कम हो सकता है, जो पर्यावरणीय कारक, उर्वरक प्रयोग, कृषि प्रबंधन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसको हम मुख्य रूप से पैसों में मापते हैं। हम कहते हैं मान लो किसी बार भाव ज्यादा हुआ, ठीक है, तो पैसे अच्छे बनेंगे, इसका मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, किसी बार भाव कम हुआ तो पैसे कम मिलेंगे, हालांकि वो उस साल क्या पता प्रोडक्शन ज्यादा हुआ हो, फर्टिलिटी तो ठीक थी तो प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसका सही ढंग से यूज हुआ या नहीं हुआ, ये चीज आपके प्रोडक्टिविटी बताती है। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं उर्वरता को मापने के लिए मिट्टी में पोषक तत्वों की उपस्थिति और उनकी उपलब्धता देखी जाती है। ठीक है, उर्वरता को मापना है तो मिट्टी में जाएंगे, पोषक तत्व कितने हैं, उनकी उपलब्धता कितनी है, ये देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो मिट्टी की कैपेसिटी है तो उसी से देखेंगे। दूसरी तरफ उत्पादकता को मापने के लिए क्षेत्रफल पर उत्पन्न फसल या उत्पाद की मात्रा का आकलन किया जाता है। एक क्षेत्र, एक जो एरिया है, ठीक है, उत्पादकता मापने के लिए क्षेत्रफल पर उत्पन्न फसल और उत्पादन की मात्रा का आकलन किया जाता है। एक एरिया है उसमें कितना प्रोडक्शन मिला, ठीक है, ये कहां से आता है, ये आपके प्रोडक्टिविटी से देखने को मिलता है। ठीक है, उसको बेचकर हमने कितना कमाया, ये चीज भी आपकी प्रोडक्टिविटी में ही देखी जाती है। इसके बाद में आ जाता है टिप्पणी वाला क्वेश्चन, और टिप्पणी वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सस्टेनेबल हम कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आ सकता है कि हम इसको बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। भाई जो पहले का टाइम था उस टाइम पे हमारे सामने प्रॉब्लम ये थी कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लिया जाए। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी। जब मान लो हम बात करते हैं 1960 की, उससे पहले की बात करते हैं, 1960 से पहले हमारे जैसे ही अंग्रेज गए, ठीक है, उस टाइम पे वो हमारे देश को छोड़ के चले तो गए, लेकिन उस टाइम पे जो है ना हमारे पास इतनी कैपेसिटी थी कि हम पूरे देश को अनाज खिला पाए। ठीक है, ना ही हमारे पास इतनी कैपेसिटी थी कि हम इतना उत्पादन कर सके। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें ये प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी और हमारा मुख्य उद्देश्य उस टाइम पे ये था कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लिया जाए, कैसे भी प्रोडक्शन आए लेकिन ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, उर्वरक दिए, हमने नई नई वेराइटियां लेकर आए। ठीक है, ज्यादा पैदा होने वाली वेराइटी लेकर आए। ठीक है, ज्यादा एरिया बढ़ाया भाई, ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की सुविधाएं की, उर्वरकों का इस्तेमाल किया। ठीक है, सही ढंग से जो है पैदावार करना स्टार्ट कर दी, मैनेजमेंट किया। तो ये सारी चीजें हमने उस टाइम पे जो जो हमें आवश्यक लगी वो सारी चीजें हमने की। लेकिन कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, हमने उत्पादन तो बढ़िया कर लिया, हमने सरप्लस उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है भाई, जितनी देश को आवश्यकता थी उससे ज्यादा हम उत्पादित करने लगे, बाहर भेजने भी लगे। ठीक है, जो बाहर के देश है उनको बेचने भी लगे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ,
धीरे धीरे हमें ये एहसास हुआ कि इस मेथड से हम लंबे टाइम तक खेती नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम जो केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से मिट्टी खराब होती जा रही है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण भी खराब हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हमें बाद में देखने को मिली। फिर हमने सोचा कि क्या किया जाना चाहिए, तो फिर वैज्ञानिकों ने यह समाधान निकाला कि हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करनी है। ठीक है, तो ये क्या होती है कि हमें ये करना है कि जो मेथड्स है उनको तो इस्तेमाल करना ही है, लेकिन साथ में पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि हम केमिकल्स का यूज कम करेंगे। जो पुराने मेथड थे हमारे, हम ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा डाला करते थे, तो जो पुराने मेथड है उनका समावेश करेंगे, अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है उनका यूज करेंगे और सबका मिला जुला एक ऐसा रूप तैयार करेंगे जिससे हम लंबे समय तक खेती कर सके। ठीक है, इस चीज को क्या बोला गया? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बोला गया। ठीक है, सस्टेनेबल का मतलब लंबे समय तक, टिकाऊ तरीके से, ठीक है, लंबे टाइम तक हम खेती कर पाए। तो ये चीज आपके क्या कहलाई? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन कहलाई। ठीक है, डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन में सिंपल सा यहाँ पर समझ सकते हैं हम। ठीक है, जो है आपके इस प्रकार से देखने को मिलेगी सस्टेनेबल। चलो यही से बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन रेफर टू द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज। ठीक है, यानी कि ये एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेज है उन्हीं को बताता है। जैसे हम सिंचाई दे रहे हैं, हम उर्वरक दे रहे हैं, हम बीजों का प्रयोग कर रहे हैं, ये एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेज हो गई, तो इन्हीं को बताने का काम करता है। लेकिन दैट आर बोथ एनवायरमेंट फ्रेंडली, साउंड एंड इकोनॉमिकली अवेलेबल, विएबल, यानी कि ऐसी होनी चाहिए जो हमारी एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेज है, चाहे वो हम उर्वरक दे रहे हो, चाहे हम बीज प्रयोग कर रहे हो, चाहे हम मिट्टी का उपयोग कर रहे हो, चाहे हम टिलेज कर रहे हो, इन सब में ऐसी चीजें शामिल करनी है जो एनवायरमेंट के लिए सही हो। ठीक है, एक तो एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए और दूसरी हमारी इकोनॉमी को भी जो है उससे सहायता मिले। हमें भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और एनवायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, meeting the needs of present generation without compromise the ability of future generation। ठीक है, यानी कि ये करना है कि हमें हमारी आवश्यकता को की तो पूर्ति करनी ही है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि मिट्टी को हम आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ के जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें ही जीना है, हमें जिएंगे तो जो है जितना यूज कर सके उतना कर करा के मिट्टी को खराब करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, मिट्टी को इस प्रकार से यूज करना है, कृषि को इस प्रकार से करना है कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति भी हो। जो ये जनरल अभी वाली जो जनरेशन है, हम है, तुम है, ठीक है, ये जो जनरेशन है इसकी भी पूर्ति हो और आने वाली जो जनरेशन है उसकी भी पूर्ति हो सके, उसकी भी जो नीड्स है, आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा किया जा सके। ये फोकस करती है ऑन यूजिंग द नेचुरल रिसोर्स efficiently and conserving biodiversity, ensuring long term agriculture productivity। ये कहता है जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ये कहती है कि नेचुरल रिसोर्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स क्या है? तो मान लो जो प्रकृति से प्राप्त होने वाला जो पानी है, नेचुरल पानी है, ठीक है, इसके अलावा मिट्टी है, इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर है, इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, बायोडाइवर्सिटी को बचाना है और लंबे समय तक किसी भी प्रकार से खेती करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें शामिल होती है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में शामिल होती है। अब इसमें करते क्या क्या है? तो इसमें एक तो ये ध्यान रखा जाता है कि मिट्टी खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ा इश्यू तो यही है, क्योंकि हमने क्या किया, जैसे ही हरित क्रांति आई और लोगों को जो बीज है, जो उर्वरक है, उनके बारे में बताया गया कि उर्वरक होते हैं यूरिया, डीएपी, इनको डालने से प्रोडक्शन बढ़ता है, तो लोगों ने इनका अंधाधुंध तरीके से यूज किया, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे आया? मिट्टी पे आया। उसके बाद में इफेक्ट कहाँ देखने को मिला? पर्यावरण पे देखने को मिला और हमारे लोगों के स्वास्थ्य पर भी देखने को मिला। तो ये जो प्रभाव आया, इसको कम करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि मिट्टी को सुधारा जाए। अब कैसे सुधारेंगे? तो इसमें हम क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे, मल्चिंग लेंगे, ग्रीन मैन्योरिंग काम में लेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम ये कहेंगे जो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर वाली खाद है, जैसे आपके FYM हो गई, ठीक है, आपके कंपोस्ट हो गई, इनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। ठीक है, दूसरा हो गया वाटर कंजर्वेशन। इस प्रकार से एग्रीकल्चर करनी है कि पानी का जो यूज है वो कम से कम हो और लंबे टाइम तक पानी को हम यूज कर पाए, वो पानी खराब ना हो। ठीक है, ये चीज दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई हमारे लिए। इसके बाद में तीसरी आ गई बायोडाइवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर करनी है और एक ही चीज की एग्रीकल्चर करनी है,
ऐसा नहीं है, ठीक है। सभी प्रकार की फसलें उगानी है, ठीक है, जिससे मिट्टी की जल जो वो आपके फर्टिलिटी है वो भी मेंटेन रहे, ठीक है। एक ही एक फसल उगाने से कुछ पोषक तत्वों की मिट्टी में कमी हो जाती है, ठीक है। और जब हम अलग अलग फसल उगाते हैं, एक बार हम उगा रहे हैं आपके लेग्यूम उगा रहे हैं, दूसरी बार हम ग्रेमिनी की उगा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उगाने से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट का जो संतुलन है वो मिट्टी में बना रहता है, और इसके अलावा इनसे संबंधित जो जीव है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो भी बनी रहती है, ठीक है। तो तीसरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा कीटों का जो है प्रयोग कैसे करेंगे, तो कीटों का प्रयोग करने के लिए हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट काम में लेना है, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि सिर्फ केमिकल का ही यूज नहीं करना है, ठीक है भाई। कीट मारने के लिए सिर्फ केमिकल का ही इस्तेमाल नहीं करना है, हमें इस्तेमाल करने हैं कल्चरल मेथड, ठीक है, जैसे नीम की निबोली हो गई। इसके अलावा जो है कीटों को और रोकने के कोई उपाय है वो करो, ठीक है। इसके अलावा लाइट ट्रैप लगा सकते हो, फिरोमोन ट्रैप लगा सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपके कल्चरल में ही आती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि बायोलॉजिकली हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। कई प्रकार के कीट होते हैं जिनको जो है बायो एजेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो उनका यूज भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और केमिकल्स का यूज हमें कम से कम करना है। ये हमारा पेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा। इकोनॉमिक अवेलेबिलिटी यानी कि आर्थिक व्यवहार्यता, तो जो आपके सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन है, ये इज नॉट जस्ट अबाउट द एनवायरमेंट, ये सिर्फ एनवायरमेंट के बारे में ही नहीं है, इट आल्सो एम्फेसाइज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, यानी कि ये साथ में हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करती है, उसको भी बढ़ाने का काम करती है। आजकल ऑर्गेनिक का ट्रेंड चल रहा है, हर चीज ऑर्गेनिक चाहिए लोगों को, ठीक है। ऑर्गेनिक जो है फसलें होनी चाहिए, ऑर्गेनिक सब्जी होनी चाहिए, ऑर्गेनिक और चीजें होनी चाहिए, खाने की सारी चीजें ऑर्गेनिक होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कब होगा, जब केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो मार्केट में धीरे धीरे इसकी डिमांड भी बढ़ रही है, तो इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, ठीक है। तो वो चीजें हैं, ये आप कर सकते हैं। लाभ क्या होगा, तो जब हम ये सारी चीजें करेंगे तो हमारे रिसोर्स कंजर्वेशन होगा, संसाधनों का संरक्षण, पानी का सही ढंग से यूज होगा, मिट्टी का सही ढंग से यूज होगा, ठीक है। इनका हम संरक्षण कर पाएंगे, इनको बचा पाएंगे। इंप्रूव फूड सिक्योरिटी, हम आगे भविष्य में जो लोग हैं उनको सभी को फूड अवेलेबल करवा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यू फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो सिंपल सी बात है, एक टाइम ऐसा आएगा कि फसल बिल्कुल जो मिट्टी है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो उससे तो अच्छा यही है कि हम मिट्टी को क्या कर पाए, वापस से रिटेन कर पाए, वापस से उसको अच्छी बना पाए, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए फूड की अवेलेबिलिटी हो सके। तो फूड सिक्योरिटी के लिए भी ये जरूरी है। इसके बाद में आ जाता है रिड्यूस एनवायरमेंट इम्पैक्ट, और कम से कम हमें क्या करना है, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाना है, और वो कम पहुंचाना है, ठीक है। और वो किससे होगा, सिंथेटिक फर्टिलाइजर का कम से कम काम में लेना है, पेस्टिसाइड कम से कम काम में लेने हैं, और फार्मिंग की जो सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेज है उनको ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, ठीक है। जैसे आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, इनको क्लीन रखना है, इनको स्वच्छ रखना है, ठीक है। ये बातें इसमें आ जाएगी। इसके बाद में क्या क्या चैलेंज देखने को मिलते हैं आपके सतत फसल उत्पादन में, तो चैलेंज में हम ये कहते हैं कि ये आपके प्रारंभिक निवेशन, इस हम कहते हैं सबसे पहले जब हम एग्रीकल्चर सस्टेनेबल करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि जब हम फर्टिलाइजर से इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो फर्टिलाइजर का यूज करते करते जो प्रोडक्शन है वो तो बढ़ रहा था, ठीक है। अब हम जैसे ही फर्टिलाइजर कम करेंगे तो प्रोडक्शन कम आएगा, ठीक है, एक थोड़े दिनों के लिए या थोड़े सालों के लिए कम हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उससे बचने के लिए थोड़ा सा खर्चा जो है एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो नई टेक्नोलॉजी पर, इक्विपमेंट पर, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स पे, इन पे खर्च कर सकते हैं, ताकि हम जो है प्रोडक्शन लॉस से बच सके। और नॉलेज और ट्रेनिंग, दूसरी चीज है नॉलेज और ट्रेनिंग भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये भी एक चुनौती के रूप में है कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होगी तभी तो काम होगा, ठीक है। मान लो ऑर्गेनिक खेती का हमें नॉलेज ही नहीं है तो हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे कैसे। ये सस्टेनेबल प्रोडक्शन की आपके यहाँ पर क्या है, हिंदी में दे रखी है, इसको भी आप देख सकते हो, बाकी चीजें मैंने समझा ही दी है आपको। इसके बाद में आ जाते हैं मेथड ऑफ सोविंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो सोविंग क्या होती है, तो नॉर्मली सोविंग हम किसे कहते हैं, नॉर्मली सोविंग हम कहते हैं कि बीज को मिट्टी में डालना और उसका जर्मिनेट होना। तो मेनली तो बीज को मिट्टी में डालना ही सोविंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि सोविंग क्या है, द मेथड ऑफ सोविंग इज ए
टेक्निक यूज द प्लांट सीड इन द सोइल, ठीक है, प्लांट सीड को क्या डालेंगे, सोइल में। एंश्योरिंग प्रॉपर डेप्थ, स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ द ऑप्टिमल ग्रोथ, यानी कि ये इंश्योर करेंगे मिट्टी में डालते टाइम पे कि एक प्रॉपर डेप्थ पे हो, वो ज्यादा गहरा ना हो, साथ में उसमें एक स्पेसिंग हो, मान लो एक बीज यहाँ है दूसरा यहाँ होना चाहिए, और अलाइनमेंट होना चाहिए, जो ग्रोथ के लिए जरूरी जितना स्पेस है वो होना जरूरी है। द सोविंग मेथड क्लोजन डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर्स सच एज क्रॉप टाइप, सोइल फर्टिलिटी, क्लाइमेट कंडीशन, अवेलेबिलिटी और इक्विपमेंट, यानी कि जो हम सोविंग करते हैं वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारी फसल कौन सी है, ठीक है, क्योंकि फसल मान लो छोटी है, वो कम एरिया घेरती है तो उसको बिल्कुल पास पास में उगाते हैं। ऐसी फसल जो ज्यादा एरिया घेरती है तो उसको दूर उगाएंगे, पहली बात। दूसरा, मिट्टी की फर्टिलिटी पर भी डिपेंड करता है। एक मिट्टी ऐसी है जो बहुत ज्यादा फर्टाइल है तो वो पूरा पोषण देगी तो पौधा ज्यादा फैलेगा, ठीक है। एक मिट्टी ऐसी है जो कम पोषण देती है तो पौधा छोटा रह जाएगा, ठीक है, कम फैलेगा, तो उसके लिए ज्यादा बीज की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जब हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, ड्राई एग्रीकल्चर करते हैं तो 15 से 20% बीज बढ़ाकर डालते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ बीज उगेगा नहीं, कुछ उग भी जाएगा तो जो है बीच में नष्ट हो जाएगा, पूरा बढ़ नहीं पाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ खेती कर रहे हैं, कौन से फसल की खेती कर रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कॉमन मेथड्स की, ठीक है, कौन कौन से मेथड है। तो ये तो सबसे ज्यादा सस्ता सरल मेथड है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक जो आपका कोई बीज है उसको लिया और जो आप हाथ है उसी से छिड़क छिड़क के हमने क्या कर लिया, उसको बो दिया। ये सिंपल ब्रॉडकास्टिंग मेथड हो गया, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी, कोई लेबर की किसी की आवश्यकता नहीं है। छोटे बीज वालों के लिए ज्यादा इसको काम में लेते हैं, ठीक है, जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, पल्सेज हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो सरसों होती है, तारामीरा होता है, इनके लिए ज्यादा काम में लेते हैं, ठीक है। इजी टू परफॉर्म, आसान होता है बिल्कुल। डज नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक इक्विपमेंट, किसी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सुटेबल फॉर लार्ज एरिया, लंबे एरिया में करना है। और लिटिल केयर नीडेड टू सीड स्पेसिंग, यानी कि स्पेसिंग का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। लंबे एरिया में यदि हमें छिड़काव करना हो, लंबे एरिया में फसल बोनी हो, तो आसानी से हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ डिसएडवांटेज की बात करें तो सीड डिस्ट्रीब्यूशन में बी अनइवन। सीड डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, यानी कि मान लो कहीं पे बीज बहुत ज्यादा गिर जाए, कहीं पे बीज कम गिरे, ठीक है, ऐसा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लीडिंग टू पुअर जर्मिनेशन। और साथ में ये भी देखने को मिलता है कि जर्मिनेशन जो है आपका कम हो जाए, ठीक है, क्योंकि बीज गहरा भी जाएगा, बीज ऊपर भी रह जाएगा, तो जो ज्यादा ऊपर रह गया, मिट्टी जल्दी से सूख गई तो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, ज्यादा गहरा चल गया तो डोरमेंसी की वजह से जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से आपके पूरे जर्मिनेशन देखने को मिलता है। वेस्टेज ऑफ सीड कैन बी अकर, यहाँ पर ज्यादा वेस्ट होता है सीड, ठीक है। इट कैन बी डिफिकल्ट टू द कंट्रोल वीड, यहाँ पर वीड को कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। रो सोविंग की बात कर लेते हैं। दूसरा, रो सोविंग में क्या करते हैं, तो किसी भी सीड ड्रिल की सहायता से या किसी स्पेसिफिक इक्विपमेंट की सहायता से ऐसे लाइन में सोविंग करते हैं, ठीक है। सोविंग कैसे करते हैं, लाइन में करते हैं। तो यूनिफॉर्म सीड डिस्ट्रीब्यूशन विथ प्रॉपर स्पेसिंग, एक तो स्पेसिंग रहती है और एक ये रहता है कि कितनी दूरी पर कितना बीज गिर रहा है, ठीक है। दूसरा, फैसिलिटेट बेटर इरिगेशन एंड इजियर वीड कंट्रोल, इसमें हम बीच में आसानी से वीड कंट्रोल कर सकते हैं। और इरिगेशन देनी हो तो पानी यहाँ से चैनल में चलाकर पानी जो है अवेलेबल करवा देते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो रिक्वायर मोर लेबर, यहाँ पर आपको लेबर्स की आवश्यकता होगी और प्लांटिंग के लिए इक्विपमेंट चाहिए होंगे, ठीक है, जैसे ड्रिल हो गई। इसके अलावा यदि हाथ से जो है बीज डाल रहे हैं तो वहां पर लोगों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, नुकसान हो गया, ड्रॉबैक हो गया। ड्रिल सोविंग की बात करें, यहाँ पर ड्रिल आ जाएगी, ठीक है। वहां पर हम नॉर्मली जो है नॉर्मल इक्विपमेंट काम में लेते हैं या जो है इंसानों द्वारा ज्यादा होता है। यहाँ पर मेथड काम में ले रहे हैं सीड ड्रिल, ठीक है। ड्रिल मेथड, ये सीड ड्रिल इज ए यूज इन द सो सीड इन वेल डिफाइंड रो एंड यूनिफॉर्म डेप्थ, एक तो फिक्स डेप्थ हो जाती है, ठीक है, ज्यादा गहरा नहीं होता है। और रो में जो है रो से रो की जो दूरी होती है वो फिक्स रखी जाती है सीड ड्रिल द्वारा, ठीक है। द मेथड इज यूजफुल फॉर द सीरियल्स लाइक व्हीट हो गया, मेज हो गया, ओट हो गया, इन सभी के लिए इसको काम में लेते हैं। जनरली आपने सीड ड्रिल देखी होगी, ठीक है, खूब काम में लेते हैं सीड ड्रिल, तो नॉर्मल चीज है ये तो वहां से आप इसको देख सकते हो। कहीं पे भी आसपास में आपके कोई किसान है
यदि आप किसानी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद को पता होगा सीड ड्रिल क्या होती है, और यदि नहीं कर रहे हो तो आसपास में कहीं पे देख लेना, आपको दिख जाएगी सीड ड्रिल, बेसिक चीज है। यहाँ क्या होता है, इंश्योर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड प्रॉपर सीड टू सीड कॉन्टेक्ट, यानी कि क्या होता है, सीड से सोइल का जो कॉन्टेक्ट होता है वो प्रॉपर होता है और सीड का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको प्रॉपर देखने को मिलता है। रिड्यूस सीड वेस्टेज, सीड वेस्ट कम होगा एंड प्रमोट बेटर जर्मिनेशन, और एक फिक्स डेप्थ पे होगा तो जर्मिनेशन भी ठीक होता है। ठीक है, मान लो छोटे बीज है तो उनको ज्यादा गहराई पे नहीं डाला जाता है, ऊपर ही रखते हैं। जो बड़े बीज है उनको ज्यादा गहराई पे डाला जाता है तो वो सही से जर्मिनेट कर पाते हैं। ठीक है, तो जर्मिनेशन की वजह से सीड खराब नहीं होता है। इसके बाद में डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान की बात करें तो यहाँ पर इक्विपमेंट की जो है जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सीड ड्रिल खरीदनी पड़ेगी तो सीधी सी बात है। उसके बाद में रिक्वायर स्किल लेबर फॉर प्रॉपर मशीन ऑपरेशन, और सीड ड्रिल को मेंटेन करने के लिए आपको एक लेबर की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि उसमें टाइम टू टाइम बीज डालने पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि बीज गिर रहा है या नहीं गिर रहा है, कभी कभी अटक जाता है। ठीक है, ज्यादा गिर रहा है कम गिर रहा है, ये चीजें भी, तो जो स्किल लेबर है उसकी आवश्यकता होती है, जो अच्छे से पहले यूज किया हुआ है, जिसको एक्सपीरियंस है वही इसको यूज कर सकता है, हर कोई इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में एडवांटेज की बात कर लेते हैं, सुटेबल फॉर क्रॉप दैट रिक्वायर डीप रूटेड रूट पेनिट्रेशन। ठीक है, सुटेबल किसके लिए होता है, क्रॉप दैट रिक्वायर डीप रूट पेनिट्रेशन। ठीक है, किसके लिए, डीप रूट पेनिट्रेशन के लिए, जो ज्यादा गहराई में रूट्स जाती है उनके लिए सही है। प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम द एडवर्स वेदर कंडीशन, और साथ में यदि हमें जो है एडवर्स वेदर कंडीशन से बचाना है तो भी ये मेथड सही है। टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा टाइम लगता है, लेबर इंटेंसिव, लेबर भी लगते हैं। ठीक है, नो सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन, यदि आपको मान लो 100-150 बीघा में बोनी है, बुआई करनी है, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वैसे ड्रिल से धीरे धीरे काम होता है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके लिए सुटेबल नहीं होती है। बाकी धीरे यदि आपके पास टाइम है तो आप वहां भी काम में ले सकते हो। तो ये मेथड ऑफ सोविंग थे जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर सोविंग क्या होती है उसकी परिभाषा दे रखी है, देख लेना इसको। स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, स्कोप की बात करें तो सबसे पहले क्या देखने को मिलता है। ठीक है, स्कोप का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपके देखो आप बीएससी स्टार्ट कर रहे हो तो बीएससी में ये चीजें जनरल देखने को मिलेगी, क्या क्या, स्कोप क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, रोल क्या है। ठीक है, ये चीजें बेसिक है, ये पूछी जाती है, कहीं भी चले जाओ आप, कोई सा भी कोर्स पढ़ो। जब आप एंटोमोलॉजी पढ़ोगे, एंटोमोलॉजी का क्या स्कोप है, एंटोमोलॉजी की क्या इंपोर्टेंस है, क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे क्या भविष्य में क्या देखने को मिलेगा, इनका रोल क्या है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो स्कोप का मतलब तो ये होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पर इसको पढ़कर क्या कर सकते हो। ठीक है, क्या स्कोप है आपके पास। ठीक है, नॉर्मली हम कहते हैं एग्रीकल्चर में क्या स्कोप है। ठीक है, वही चीज है कि एग्रोनॉमी का क्या स्कोप है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ज्यादा स्कोप देखने को मिलता है। ठीक है भाई, आप है ना हर क्षेत्र में काम कर सकते हो। एक तो क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हो, फिर आप कहोगे सर हमें खेती नहीं करनी है तो एग्रीकल्चर से संबंधित कोई बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, सीड का बिजनेस कर सकते हो, फर्टिलाइजर का बिजनेस कर सकते हो, मेन्योर वाला बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, मार्केटिंग का काम कर सकते हो। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें होती है जहां पर आप स्कोप के रूप में काम कर सकते हो। ठीक है, तो वो स्कोप होता है। देखो यहाँ पर स्कोप की बात करेंगे, हम अभी बात करेंगे एग्रोनॉमी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन की बात करती है, सॉइल मैनेजमेंट की बात करती है। दो चीजें, एक क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, दूसरा सॉइल मैनेजमेंट करते हैं। इट अनकम्पेस कंपासेस वेरियस फील्ड लाइक, ठीक है, ये क्या करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन एंड एग्रो मीटियोरोलॉजी, इन सब की बात इसी में होती है। ठीक है, यानी कि हम प्लांट ब्रीडिंग भी इसी में पढ़ते हैं, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट भी इसी में होता है, क्रॉप प्रोटेक्शन भी इसी में आता है, और इसके अलावा मीटियोरोलॉजी वाला पार्ट भी इसी में आता है। द स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी एक्सटेंड टू द ऑप्टिमाइज द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ द क्रॉप व्हाइल द मिनिमाइज एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, यानी कि एनवायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाते हुए ज्यादा से ज्यादा यील्ड पैदा करना, उसकी क्वालिटी बनाए रखना, यही मुख्य स्कोप है इसमें। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे पहले क्रॉप इंप्रूवमेंट। क्रॉप इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी,
वैसे वैसे आपको ज्यादा अनाज की रिक्वायरमेंट होने वाली है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ज्यादा अनाज की रिक्वायरमेंट है तो उसकी पूर्ति करने के लिए आपको ज्यादा फसलें उगानी पड़ेगी या फिर उन फसलों की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी कब बढ़ा पाओगे? जब आप डेवलप कर पाओगे हाई यील्ड वेराइटीज, पेस्ट रेजिस्टेंस वेराइटीज, क्लाइमेट रेजिस्टेंस क्रॉप, ये सब डेवलप कर पाओगे। ठीक है, एक ऐसी क्रॉप जिसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता हो, एक ऐसी क्रॉप जिसमें रोगों का कोई खास फर्क नहीं पड़ता हो, एक ऐसी फसल जिसमें आप ऑफ सीजन में या मान लो खराब क्लाइमेट में भी उसको उगाकर प्रोडक्शन ले सकते हो, ऐसी आपको क्रॉप्स बनानी पड़ेगी, जो कि नॉर्मली साइंटिस्ट ये करते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छा स्कोप होता है। इसके बाद में आता है सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट पे। ठीक है, आपको लंबे समय तक प्रोडक्शन करने के लिए सोइल को क्या करना पड़ेगा? मिट्टी को जो है फर्टिलिटी को बनाए रखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए आपको अलग अलग प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। ठीक है, मिट्टी को बनाए रखने के लिए आपको जो है खरपतवार कम देने पड़ेंगे, FYM कंपोस्ट इनको ज्यादा, जो आपके ग्रीन मेन्यूरिंग है उसको देना, ये सारी चीजें देकर हम क्या कर सकते हैं? हम आपके जो है सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में आता है वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि इफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस लाइक ड्रिप हो गया, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, हेल्प करता है कंजर्व वाटर while the ensuring that crop receive एडवोकेट मॉइस्चर रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ। यानी कि हमें क्या करना है? वाटर मैनेजमेंट करना है, और वो भी पानी इतना अवेलेबल करवाना है जो कि ग्रोथ के लिए जरूरी होता हो। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। या आपके वही आ गया इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसमें एग्रोनॉमी में हमें क्या करना पड़ता है? रोगों से बचाने के लिए, कीटों से बचाने के लिए फसलों को मैनेजमेंट करना पड़ता है। एग्रो क्लाइमेटिक एडाप्टेशन, यानी कि नए एरिया में हम नई फसल को कैसे उगा सकते हैं। ठीक है, वो भी आपके एक स्कोप के रूप में होता है। इसके बाद में दूसरा आ जाता है इंपोर्टेंस क्या है। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं आज एग्रोनॉमी की, क्यों जरूरत है। ठीक है, तो इसकी बात करें तो सभी जानते हैं हम कि आने वाले दिनों में क्या होगी? पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें क्या करना है? इंक्रीज करना है क्रॉप यील्ड को। ठीक है, फसलों की उपज को बढ़ाना है। दूसरा एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, यानी कि हमें पर्यावरण में सततता भी रखनी है, उसको हानि भी नहीं पहुंचानी है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना है, आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए हमें एक प्रॉपर अमाउंट में फूड अवेलेबल करवाना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हमारा आर्थिक डेवलपमेंट भी करना है। ठीक है, ये सारे कब कर सकते हैं? जब एग्रोनॉमी करेंगे तभी करेंगे, इसको सीखेंगे तभी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंस इसमें आ जाते हैं। इसके बाद में आ जाता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट फंक्शन डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे? जो आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट है उनको समझेंगे कि वो होते क्या है। ठीक है, उसके बाद में हम उनको डिवाइड करेंगे, उनको अलग अलग क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में हम ये देखेंगे कि जो आपके प्राइमरी ये है न्यूट्रिएंट है, जैसे NPK हो गया। ठीक है, इस NPK में हम क्या कर सकते हैं कि इनकी डिफिशियंसी और फंक्शंस का हम पता लगाएंगे। ठीक है, यानी कि डिफिशियंसी कौन कौन सी है और फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर एसेंशियल न्यूट्रिएंट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, प्लांट रिक्वायर वेरियस न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, दीज आर क्लासिफाइड इनटू मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट आर क्रिटिकल फॉर द प्रॉपर प्लांट फंक्शनिंग अफेक्टिंग देयर हेल्थ, यील्ड एंड क्वालिटी। ठीक है, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? तो पहले तो भाई न्यूट्रिएंट अलग अलग जो प्लांट की वृद्धि है, जो आपका डेवलपमेंट है, विकास है, उसके लिए जरूरी होते हैं। दूसरी बात, एसेंशियल न्यूट्रिएंट हम उन्हें कहते हैं जो कि प्लांट का जीवन चक्र कंप्लीट करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, उनमें अलग अलग जो उपापचयन क्रियाएं हैं उनमें भाग लेते हैं। ठीक है, और एक न्यूट्रिएंट की कमी को दूसरा न्यूट्रिएंट कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो वो सारे आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट का जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले आर्नोल्ड और स्टाउट ने दिया था। ठीक है, 1939 में। फिर दोबारा से इसको रिवाइज किया था आर्नोल्ड ने। ठीक है, तो आर्नोल्ड और जो स्टाउट है उन्होंने सबसे पहले इसको बताया था, और इसको 1939 में बताने के बाद में दोबारा से रिवाइज किसने किया था? सिर्फ आर्नोल्ड ने दोबारा से रिवाइज किया था। तो ये बेसिक बातें ध्यान रख लेना। क्लासिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आवश्यक पोषक तत्वों को सबसे पहले हम मैक्रो में जो है डालते हैं कि मैक्रो यानी कि इसमें क्या होगा? सबसे ज्यादा ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी रिक्वायरमेंट पौधे को सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट आ गए, प्राथमिक पोषक तत्व NPK हो गया,
और द्वितीयक पोषक तत्व आपके कौन से हो गए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हो गए। ठीक है, एक हम ये कहते हैं कि इसी के अलावा संरचनात्मक पोषक तत्व भी होते हैं। क्या होते हैं, संरचनात्मक पोषक तत्व भी होते हैं। इसमें जो संरचना बनाने में भाग लेते हैं उनको संरचनात्मक स्ट्रक्चरल न्यूट्रेंट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों संरचना में भाग लेते हैं। ठीक है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हो गया। माइक्रो न्यूट्रिएंट में आयरन, मैग्नीज, ठीक है, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरोन और इसके अलावा क्लोराइड आ गया। ठीक है, ये क्लोरीन आ गया। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। अब देख लेते हैं एक एक करके प्राइमरी न्यूट्रिएंट के फंक्शन। ठीक है, और उनकी डिफिशियंसी की ये भी बात आगे करेंगे। सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं। तो देखो जो नाइट्रोजन होता है ना, ये आगे चल के एमीन बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, एमीन। और ये एमीन क्या करती है, प्रोटीन निर्माण में भाग लेती है। किस में भाग लेती है, प्रोटीन निर्माण में भाग लेती है। ठीक है, तो प्रोटीन बनाने के लिए, एमिनो एसिड बनाने के लिए, क्लोरोफिल बनाने के लिए, इनके लिए सबके लिए क्या जरूरी होता है, नाइट्रोजन जरूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा हम ये कहते हैं कि नाइट्रोजन जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसके लिए भी जरूरी होता है, क्योंकि प्रोटीन ग्रोथ में भाग लेती है। ठीक है, तो प्रोटीन नहीं होगी तो ग्रोथ कैसे होगी, तो ग्रोथ के लिए भी जरूरी होता है। इसके अलावा इनकी डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, तो हम कहते हैं कि जो पुरानी पत्तियां हैं उनमें येलोविंग आती है, क्लोरोसिस देखने को मिलता है, पीली हो जाती है। स्टंट ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाएगी, रिड्यूस क्रॉप यील्ड, यील्ड भी कम हो जाएगी। पुअर डेवलपमेंट ऑफ लीव्स एंड वीक प्लांट, प्लांट कमजोर रह जाएगा और डेवलपमेंट भी कम होगा। तो ये सारी चीजें कब होगी, ये जब डिफिशियंसी होगी तब होगी। और फंक्शन कब देखने को मिलेगा, जब ये काम करेगा। ठीक है, तो काम क्या क्या करता है, प्रोटीन, एमिनो एसिड और क्लोरोफिल के निर्माण में भाग लेता है और प्रमोट करता है लीफ और स्मेट की ग्रोथ को। इसके बाद में आ जाता है फास्फोरस। फास्फोरस का क्या काम है, इसको हम ये ऐसे बोलते हैं कि ये एनर्जी यूनिट है। ठीक है, प्लांट की क्या है, एनर्जी यूनिट, यानी कि ऊर्जा इकाई है। कैसे काम करती है, तो ये एटीपी के निर्माण में भाग लेती है। किसके निर्माण में, एटीपी निर्माण में भाग लेती है। इसके अलावा फ्रूट, फ्लावर, इनके डेवलपमेंट के लिए भी, रूट के डेवलपमेंट के लिए भी काम करती है। यदि इनकी डिफिशियंसी होती है तो लीव्स पर्पल कलर की हो जाती है। कैसी हो जाती है, पर्पल कलर की। और डिले होता है फ्लावरिंग में और पुअर सीड सेट में। ठीक है, जो सीड है वो भी कम लगेंगे, फ्लावरिंग भी कम होगी, वीक रूट सिस्टम और प्रॉपर जो पुअर प्लांट ग्रोथ है वो देखने को मिल देगी, यानी कि रूट्स भी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएगी और प्लांट भी ज्यादा ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है, पोटेशियम की बात कर लेते हैं। तो पोटेशियम आपके मुख्य रूप से डिजीज रेजिस्टेंस के लिए, जो वो फोटोसिंथेसिस है इसके लिए जरूरी होता है। ठीक है, ड्रीट जो डिजीज है उसके लिए ड्रोट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ड्रोट रेजिस्टेंस भी इसी की वजह से आती है, सूखा के प्रति सहनशीलता, रोगों के प्रति सहनशीलता और साथ में क्वालिटी ऑफ फ्रूट के लिए भी। ठीक है, क्वालिटी, जो फ्रूट की क्वालिटी होती है उसके लिए भी पोटेशियम जरूरी होता है। लीफ मार्जिन बिकम येलो एंड कर्ली हो जाती है। ठीक है, इसकी कमी की वजह से क्या होगा, लीफ येलो और कर्ली हो जाती है। रिड्यूस वाटर रिटेंशन, ड्रोट टॉलरेंस, इसके साथ में क्या होगा कि ड्रोट टॉलरेंस में भी कमी आएगी। ठीक है, जहां पर पौधा पहले सहन कर पा रहा था अब वो सहन नहीं कर पा रहा है, किसको, सूखे को। ठीक है, तो सूखे को, सूखे को क्यों, सूखे का क्या संबंध होता है, तो इसके लिए ध्यान रख लेना, इसको याद करने के लिए कि ये क्या करता है, जो पोटेशियम होता है ये आपके स्टोमेटा, स्टोमेटा जानते हो ना, स्टोमेटा का मतलब होता है रंध्र। तो रंध्र की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, बात समझ में आई। पोटेशियम क्या करता है, रंध्र की जो ओपनिंग होती है यानी कि उसका खुलना और बंद होने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अब जब मान लो पौधे में गर्मी ज्यादा है या मौसम में गर्मी ज्यादा है तो पौधे के जो रंध्र होते हैं उनको पोटेशियम बंद कर देता है, जिससे पौधे में पानी का लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो ये एडवर्स कंडीशन में भी पौधा जी पाता है। ठीक है, और ये कब हो पाएगा, जब पोटेशियम होगा। तो पोटेशियम किसके लिए जरूरी है, आपके जो डिजीज रेजिस्टेंस है उसके लिए भी और ड्रॉट रेजिस्टेंस है उसके लिए भी, दोनों के लिए जरूरी होता है। ये नहीं होगा तो ये दोनों ही कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है, अप्रोच और एडवांटेज की बात हम करेंगे। ठीक है, देखो ये इंटीग्रेटेड शब्द है, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, इस शब्द को आप अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, और मेरी कही हुई बात को भी आप दिमाग में बैठा लो, आपके ये 4th ईयर तक काम में आने वाला है। ये जो इंटीग्रेटेड शब्द है ना, ये आपके
फर्स्ट ईयर में भी काम में आएगा, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में भी आएगा, थर्ड में भी आएगा, फोर्थ में भी आएगा, फिफ्थ में भी आएगा, सिक्स्थ में भी आएगा। जब तक आप बीएससी की डिग्री करते हो उसके बाद में भी आपको इंटीग्रेटेड शब्द जरूर काम में आएगा। ठीक है, क्या होता है? तो देखो, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है समन्वित। क्या होता है? समन्वित। अब आप कहोगे सर समन्वित का मतलब? भाई सम्मिलित रूप से सभी चीजों का एक साथ इस्तेमाल करना। ठीक है, मान लो आप न्यूट्रेंट में पहले क्या दे रहे थे कि सर हम तो यूरिया डीएपी दे रहे थे और कुछ नहीं दे रहे थे। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रेंट मैनेजमेंट ये कहता है कि आप यूरिया और डीएपी ना देकर, ठीक है, इनको तो यूज में ले सकते हो, लेकिन इनकी जगह आप इनकी मात्रा कम कर दो और आप जो है मेन्योर भी काम में लो। मेन्योर का मतलब क्या हुआ? जो आपका FYM है वो हो गया। ठीक है, कंपोस्ट हुआ, ये काम में लो, वर्मी कंपोस्ट काम में लो, ग्रीन मेन्योरिंग काम में लो। ठीक है, इन सब का यूज करो। अब इनसे क्या होगा? तो इनसे एक तो आपकी मिट्टी की क्वालिटी सुधरेगी। ठीक है, दूसरा आपका जो फर्टिलाइजर खरीदने में जो कॉस्ट लग रही थी, जो पैसा लग रहा था, वो भी कम होगा। और सम्मिलित तरीके से सभी का यूज करोगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, मिट्टी की क्वालिटी भी बढ़ेगी, पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा, पानी भी खराब नहीं होगा, सारी चीजों में सही काम हो जाएगा। और ये कब होगा? जब इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होगा। ठीक है, तो इस इंटीग्रेटेड शब्द को आपको क्या करना है? दिमाग में बिठा लेना है, ये आपके आगे बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, अब इसमें इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट होता है। ठीक है, यही बता देता हूं। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट पैथोलॉजी में पढ़ोगे, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एंटोमोलॉजी में पढ़ोगे, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहां पढ़ रहे हो? एग्रोनॉमी में पढ़ रहे हो। ठीक है, इसके अलावा इंटीग्रेटेड हम कहते हैं कि फर्टिलिटी मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड फर्टिलिटी मैनेजमेंट आप सोइल साइंस में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये जितने भी इंटीग्रेटेड शब्द हैं ये आजकल क्या है? पॉपुलर है और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, वही सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जरूरी है कि इन सब का इस्तेमाल होना जरूरी है। ठीक है, तो वही बातें आपको ध्यान रखनी है, इसको दिमाग में आप आज से ही बिठा लेना। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज ए होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक का मतलब बहुत सारी चीजों को एक साथ लेके चलना, वो होता है होलिस्टिक। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन्वॉल्व द यूज ऑफ ऑर्गेनिक, ध्यान देना है, यहाँ पर ऑर्गेनिक का भी यूज कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक का भी यूज कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स का भी यूज कर रहे हैं, कंबाइन सबका यूज कर रहे हैं, विद क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन भी अपना रहे हैं और सॉइल मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम एक साथ करते हैं तो उसको इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात है कि मैनेजमेंट करना है, यानी कि हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने हैं, वो एक ही सोर्स से नहीं करवाने हैं, सिर्फ फर्टिलाइजर से नहीं देने हैं, वो सभी चीजों से न्यूट्रिएंट देने का प्रयास करेंगे, तब जाकर इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहलाएगा। दिस इंश्योर द इफिशिएंट न्यूट्रिएंट यूज व्हाइल द मेंटेनिंग सॉइल हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी। ये क्या करता है? ये बढ़ाता है एक तो सॉइल की हेल्थ को और साथ में सस्टेनेबिलिटी, यानी कि लंबे समय तक टिकाऊपन से जो खेती है उसको करने के लिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जरूरी होता है। अगली बात समझ में? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है, पूछी जाती है। इसके बाद में क्या कर सकते हैं? अप्रोच का मतलब क्या कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फर्टिलाइजर काम में लेंगे। ऑर्गेनिक के रूप में जो आपका FYM है, जिसको हम गोबर की खाद कहते हैं, वो काम में लो। ठीक है, आपका कंपोस्ट है वो काम में लो, आपका जो है हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट है वो काम में लो, ग्रीन मेन्योरिंग है वो काम में लो, फर्टिलाइजर्स के रूप में आप यूरिया डीएपी इनका भी इस्तेमाल करो, लेकिन इनका कम इस्तेमाल करो। ठीक है, सोइल टेस्ट बैलेंस फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, यानी कि पहले सोइल की जांच करवा लो। ठीक है, जांच करवा के पता कर लो कि कौन से न्यूट्रिएंट की ज्यादा कमी है, वो ही न्यूट्रिएंट दो, सभी देने से क्या फायदा। ठीक है, तो उस प्रकार से कर सकते हो। दूसरा, यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, जहां पर आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो वहां पर ज्यादा से ज्यादा बायो फर्टिलाइजर यूज करो। ये पर्यावरण के लिए फ्रेंडली भी है, यानी कि पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे और आपका काम भी हो जाएगा। आपको क्या चाहिए कि प्लांट को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट मिले, वो ये प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि राइजोबियम सुना होगा आपने, एजोटोबैक्टर सुना होगा, गेहूं में काम में लेते हैं, राइजोबियम हम दालों वाली फसलों में काम में लेते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, तो ये सारे किस में आ गए? अप्रोच में आ गए। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है एडवांटेज, हमें लाभ क्या मिलेगा? सर ऐसा करने से होगा क्या?
तो ऐसा करने से बेटो आपकी जो पुश्ते हैं, आने वाली जो पुश्ते हैं, ठीक है, जिनको हम जनरेशन कहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन, ये खाना खा पाएगी, नहीं तो आप खुद ही खाओगे और फिर चल बसोगे। ठीक है भाई, आने आने वालों से हमें क्या मतलब है। तो पहले जो हमारे दादा परदादा थे उन्होंने हमारा ध्यान रखा, हमारे लिए अच्छी जमीन छोड़ के गए, तो तुम्हारा भी ये कर्तव्य है कि तुम भी उनके लिए अच्छी जमीन छोड़ के जाओ। ठीक है, और वो कैसे होगी, वो होगी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से। आ गई बात समझ में। तो एडवांटेज की बात करें तो इम्प्रूव सॉइल हेल्थ, पहली बात तो मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहेगा जब हम सारी चीजें काम में लेंगे, क्योंकि एक ही एक चीज काम में लेने से मिट्टी में उस चीज की अधिकता हो जाती है। जैसे यूरिया आप डाल रहे हो, तो यूरिया मिट्टी में एसिडिटी बढ़ा देता है, ठीक है, अम्लीयता बढ़ा देगा, तो उससे प्रोडक्शन कम ही होगा, मिट्टी भी खराब हो जाएगी। इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव, आपको जो है उर्वरक कम से कम खरीदने पड़ेंगे। अरे ये बताओ मुझे कि जो आपके डीएपी यूरिया है वो महंगे पड़ते हैं या फिर गोबर की खाद महंगी पड़ती है। ठीक है, महंगे तो यही पड़ते हैं। यूरिया कट्टा आपके 1300-1400 रुपए का आता है, वो डीएपी वाला कट्टा, और यूरिया का 250-300 रुपए का आता है। इसका मतलब ये महंगे हैं, और वहां पर आपके 2000 में तो एक ट्रॉली खाद की आ जाती है, तो वो सस्ते हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव जो है यही चीजें होती है, सभी का इस्तेमाल करना है। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट तो प्रदूषित होने से बचेगा ही। इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, और आपका क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो ये सारे क्या है, ये लाभ है किसके, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के। आ गई बात समझ में, तो ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद भी बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर, इनकी डेफिनेशन, इनके क्लासिफिकेशन और इनके रोल की। ठीक है, वही बातें कि हम बायो फर्टिलाइजर क्यों यूज करें, तो सिंपल सी बात है, पर्यावरण के लिए यूज करो, मिट्टी को खराब होने से बचाने के लिए यूज करो, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यूज करो। ठीक है, तो इनके डेफिनेशन ये सब देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरकों की परिभाषा की बात हम कर लेते हैं। देखो बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, आर नेचुरल फर्टिलाइजर, ये क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। पहली बात तो मेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये किससे बने हुए हैं, जो आपके सूक्ष्म जीव है उनसे मिलकर बने हुए हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, एलगी हो गया। डेट इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं बाई इंक्रीजिंग न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, ये न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी भी बढ़ाते हैं और प्लांट के लिए सही होते हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। ये फिक्स करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, यानी कि स्थिरीकरण करते हैं नाइट्रोजन का, सोल्यूबल करते हैं फास्फोरस को, और डिग्रेड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर, और इनहांस करते हैं सॉइल हेल्थ। क्या क्या काम कर रहे हैं बताओ देखे, नाइट्रोजन को फिक्स कौन करेगा, राइजोबियम करेगा। ठीक है, फास्फोरस को सोल्यूबलाइजिंग करने का काम कौन करेगा, आपके सूक्ष्म जीव करेंगे, और साथ में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको तोड़ने का काम कौन करेगा, ये आपके सूक्ष्म जीवों का काम है। और ओवरऑल इन तीनों से होगा क्या, जो आपकी सॉइल हेल्थ है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें होती है। टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना है, इंपॉर्टेंटली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मान लो राइजोबियम से क्वेश्चन आ जाए छोटी डेफिनेशन के रूप में, एजेटोबैक्टर से आ जाए, ठीक है, तो कहीं से भी यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, सभी को ध्यान से देखना है। सबसे पहले ऐसे बायो फर्टिलाइजर जो कि नाइट्रोजन उपलब्ध करवाते हैं पौधों को, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फिक्स करने का मतलब जो पर्यावरण में उपस्थित नाइट्रोजन है वो N2 की फॉर्म में है, और पौधों को उपलब्ध होने वाली नाइट्रोजन NO3- के रूप में होती है। तो इस नाइट्रोजन को इस नाइट्रोजन के रूप में बदलने का काम कौन कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काम है इनका। ठीक है, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है राइजोबियम का। राइजोबियम क्या कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है दैट लाइव सिम्बायोटिकली इन द रूट ऑफ लेग्यूमिनेसी प्लांट लाइक बीन्स एंड पीज। देखो होता क्या है, ठीक है, आपने फिल्म देखी होगी वेनम, वेनम एक हॉलीवुड की फिल्म है। उसमें क्या होता है कि जो रिसर्च करने वाली जो टीम होती है वो बाहर जाती है स्पेस में, ठीक है, और स्पेस में जाकर नई प्रजाति लेकर आती है। किसकी, नए जीवों की एक अलग ही प्रजाति होती है, वो लेकर आती है। उनको वो कहती है सिम्बायोट्स। क्या बोलते हैं वो, सिम्बायोट्स। अब ये क्या करते हैं, ये यहाँ आकर अकेले नहीं रह पाते हैं। ठीक है, ये बाहर से लाए हुए जो जीव है यहाँ आकर अकेले नहीं रह पाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अलग अलग अपने होस्ट खोजते हैं। खोजने का मतलब उसके साथ में रहने वाला खोजते हैं, क्योंकि वो अकेले यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो साथ में रहने वाले इंसान खोजते हैं और वो साथ में रहते हैं उसके। ठीक है, तो वैसा ही सिस्टम आपके प्लांट में रहता है। क्या रहता है कि कुछ जो बैक्टीरिया है ये अपना दोस्त ढूंढते हैं,
ठीक है, दोस्त क्यों चाहिए? क्योंकि इनको रहने की जगह और कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए खाने के लिए, ठीक है। तो अपने दोस्त ढूंढेंगे और प्लांट खुद भी चाहता है कि मुझे ऐसा बैक्टीरिया मिल जाए जो मुझे नाइट्रोजन अवेलेबल करवा दे, ठीक है। तो प्लांट इनको आकर्षित करने के लिए कुछ रसायन छोड़ता है, कुछ ऑर्गेनिक एसिड छोड़ते हैं, और ये प्लांट के पास जाने के लिए उस रसायन का इस्तेमाल करके वहां पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब जड़ों के साथ संबंध बनाएंगे, प्लांट इनको रहने की जगह देगा और ये प्लांट के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेंगे, और इस संबंध को हम बोलेंगे सिम्बायोसिस। क्या बोलेंगे? सिम्बायोसिस, ठीक है। वही सिस्टम हो रहा है जो मूवी में हो रहा था, वो यहाँ पर प्लांट्स में हो रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है। राइजोबियम है। एजोटोबैक्टर की बात करते हैं तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया दैट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। यानी कि क्या होता है कि ऐसे कुछ जीव भी होते हैं जो साथ में नहीं रहते हैं, ठीक है। साथ में नहीं रहने का मतलब प्लांट के साथ में नहीं रहेंगे, फिर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, ठीक है। अकेले रहते हैं फिर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो ये क्या है? एसिम्बायोटिक है, फ्री लिविंग रहने वाली, ठीक है। एसिम्बायोटिक है, जैसे कि एजोटोबैक्टर हो गया, आपके गेहूं में इनमें काम में लिया जाता है। ये अकेला रहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। इसको किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं है, तो वो बात इसमें आती है। इसके बाद में फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर, इनकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? तो ये क्या करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फास्फोरस को, इनसोल्यूबल फास्फोरस को, देखो फास्फोरस दो प्रकार की होती है मिट्टी में, ठीक है। एक ऐसी फास्फोरस है जो पौधे के लिए अवेलेबल होती है आयनिक फॉर्म में, ठीक है। एक ऐसी फास्फोरस है जो पौधे को उपलब्ध नहीं होती है, ठीक है। तो ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उस अनअवेलेबल फास्फोरस को तोड़कर अवेलेबल फास्फोरस में बदलने का काम करते हैं, ठीक है। और इन सभी को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या करते हैं? अवेलेबल बनाते हैं, किसके लिए? प्लांट एब्जॉर्प्शन के लिए। किसको? फास्फोरस को, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है माइकोराइजल बायोफर्टिलाइजर, ठीक है, यानी कि आपका माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है? एक फंगस होती है, ध्यान देना है, वहां पर बैक्टीरिया थे, यहाँ पर क्या है? फंगस है। ये क्या करती है? सिम्बायोसिस में रहती है, एसोसिएशन में, साथ में रहती है किसके? प्लांट्स के। और क्या करती है? इंप्रूविंग न्यूट्रिएंट अपटेक, पर्टिकुलरली फॉस्फोरस। यानी कि ये क्या करती है? ये ऐसा नहीं है कि मान लो बनाकर देगी नाइट्रोजन या फास्फोरस से बनाकर देगी, नहीं, ये उस प्लांट का जड़ का एरिया बढ़ाती है, ठीक है। यानी कि उसके साथ जुड़ जाएगी, किसके साथ में? प्लांट के जड़ों के साथ में जुड़ जाएगा माइकोराइजा, और उसकी जड़ों की वृद्धि में सहायता करेगा, ज्यादा से ज्यादा फैलने में सहायता करेगा। क्योंकि जो आपके ये कवक होते हैं ना, कवक का नेचर ही ऐसा होता है, ये माइसीलियम होती है कवक, ठीक है। माइसीलियम का मतलब इनमें जो तंतुनुमा चीजें हैं ये बहुत ज्यादा पाई जाती है, ऐसी तंतुनुमा चीजें होती है, ठीक है। अब ये जो तंतुनुमा ग्रोथ है, ये यदि यहाँ पर मान लो जड़ से जुड़ जाएगी तो इतनी ग्रोथ ज्यादा हो गई जड़ की। अब यहाँ पर मान लो फास्फोरस मिलता है, तो इस फास्फोरस को ये कवक लेकर किसको दे देगा? प्लांट को दे देगा, और इसके लिए प्लांट से थोड़ा बहुत खाने की चीज ले लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में संबंध रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम माइकोराइजल बायोफर्टिलाइजर कहते हैं। ये भी सिम्बायोसिस ही होता है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो एक वहां पर राइजोबियम के बीच में सिम्बायोसिस हो रहा था, एक यहाँ पर सिम्बायोसिस हो रहा है, दोनों के बीच में संबंध बनते हैं, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है पोटेशियम सोल्यूबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर, जो कि पोटेशियम अवेलेबल करवाते हैं, वो आपके पोटेशियम वो आगे बायोफर्टिलाइजर, ठीक है। तो ये सारे बायोफर्टिलाइजर के प्रकार है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे चलते हैं, रोल ऑफ बायोफर्टिलाइजर, जैव उर्वरकों की भूमिका क्या है, ठीक है। क्यों हम इनको यूज क्यों करें, ठीक है, क्या जरूरत है इनको यूज करने की, तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। बायोफर्टिलाइजर को इम्प्रूव कर, ये जो बायोफर्टिलाइजर होते हैं ये इम्प्रूव करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, नाइट्रोजन बना रहे हैं, फास्फोरस अवेलेबल करवा रहे हैं, इसके अलावा जो आपके और चीजें हैं, ग्रोथ है वो बढ़ा रहे हैं, तो इन सब के लिए मिट्टी में फर्टिलिटी बढ़ेगी। क्योंकि मिट्टी का नेचर क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा क्या करना, जो आपके ये है न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाना, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाने का नेचर किसका है? मिट्टी का। और मिट्टी के इस नेचर को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी में कौन मदद कर रहा है? सूक्ष्म जीव। तो उसके लिए हमने क्या बोल दिया कि ये इंप्रूव करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को। दूसरी बात, रिड्यूस करते हैं डिपेंडेंसी ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। आप केमिकल ना खरीदो, इसके लिए वो आपको क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं, आपको खर्चा होने से बचाते हैं।
इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जब हम इनका यूज करते हैं तो फसलों का उत्पादन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बायो फर्टिलाइजर क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। इसके बाद में ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ से भी बात आ गई फिर से दोबारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब आप इनका यूज करोगे तो इनसे मिट्टी भी खराब नहीं होती है, इनसे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता है, ठीक है, और इनसे और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एग्रीकल्चर को जो है बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं, कम नहीं करेंगे, ठीक है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो सस्टेनेबिलिटी का काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये बातें ध्यान रखोगे आप। कॉस्ट इफेक्टिव, बिल्कुल इनमें ज्यादा खर्चा नहीं होता है। एक बार काम में लो, खेत में पड़े रहेंगे, मस्त आराम से जो है आपका काम करते रहेंगे, ठीक है। जितनी ज्यादा इनकी संख्या रहेगी उतनी ही पौधों के लिए फायदेमंद रहेगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में बात करते हैं डिफाइन वीड्स, क्लासिफाई देम, राइट एडवांटेज डिसएडवांटेज, यानी कि वीड क्या होते हैं पहले ये बताना है, फिर उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन बताने हैं, और फिर ये बताना है कि वीड्स के फायदे क्या है और वीड्स के नुकसान क्या है, दोनों चीजों की हम चर्चा करनी है, ठीक है। चलो तो भाई इसकी बात कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ वीड्स की बात करते हैं। सबसे पहले वीड्स की परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो यहां पर ध्यान देना है, वीड्स आर अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल प्लांट्स, ना ही तो हमें उनकी आवश्यकता है और ना ही हमें उनकी जरूरत है, दोनों ही चीजें नहीं है, ठीक है। हमें उनकी डिजायर इच्छा भी नहीं है, हमें उनकी चाहत भी नहीं है। प्लांट दैट ग्रो इन कल्टीवेटेड फील्ड, फिर भी बेचारे उगाते हैं, फिर भी बुद्धिमान उग जाते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे प्लांट है जिनको ना तो हमें चाहिए और ना ही हमें उनकी आवश्यकता है, ठीक है, ना ही उनकी भविष्य में हमें आवश्यकता पड़ने वाली है, फिर भी वो बेवकूफ उग जाते हैं, ठीक है। अनवांटेड है फिर भी कल्टीवेटेड फील्ड में, गार्डन में, इसके अलावा लॉन में, इसके अलावा आपके जो और अदर एरियाज है वहां पर उग जाते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, ठीक है। इसके बाद में दे कैन इंटरफेयर with the growth of crop by the competing for the resource such as nutrient, water and light। ये क्या करते हैं, क्रॉप के साथ फाइट करते हैं, यानी कि कंपटीशन करते हैं। भाई मान लो एक प्लांट था, उसकी जगह 4 और आ गए, तो वो भी सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए इनके लिए लड़ेंगे, हवा के लिए लड़ेंगे, स्पेस के लिए लड़ेंगे, ठीक है, जगह के लिए लड़ेंगे, पानी के लिए लड़ेंगे, तो कंपटीशन पैदा करेंगे, ठीक है। इसकी वजह से कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्रॉप हार जाए, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्रॉप जो आपके उर्वरक है उन इनको खरपतवारों को हरा दे। तो दोनों चीजें देखने को मिलती है, लेकिन कंपटीशन पैदा होता है। वीड में आल्सो होस्ट पेस्ट एंड, ये क्या करते हैं, कभी कभी कुछ वीड ऐसे होते हैं जो कि आपके डिजीज के लिए, ठीक है, कीटों के लिए होस्ट का काम करते हैं, उनको रहने की जगह देते हैं। विच कैन फर्दर हार्म क्रॉप्स, जो आगे चल के किसको, क्रॉप को ही नुकसान पहुंचाएंगे। एसेंशियली वीड आर एनी प्लांट दैट हाइडर द ग्रोथ एंड डिजायरेबल प्लांट, यानी कि क्या करते हैं, वीड्स ऐसी चीज है जो कि ग्रोथ को कम करती है, जिस प्लांट को हम उगाना चाहते हैं उसी की ग्रोथ को कम करती है, ठीक है। मान लो आप गेहूं उगाना चाहते हो, गेहूं में खरपतवार उगेंगे, बथुआ उग गया, वो बथुआ क्या करता है, गेहूं को कमजोर कर देता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। आगे बात समझ में, इसको आप देख लेना। क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो जो है आपकी बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, यानी कि उनका जो अवधि है उसके आधार पर, ठीक है। अवधि का मतलब क्या हुआ भाई, 1 साल वाले हैं, 2 साल वाले हैं, एक सीजन में उगकर खत्म हो जाते हैं या 2 सीजन में उगते हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले एनुअल। एनुअल का मतलब होता है भाई, वार्षिक होना चाहिए वैसे तो, लेकिन वार्षिक का मतलब एक सीजन ही माना जाएगा, ठीक है। वार्षिक का मतलब क्या माना जाएगा, एक सीजन ही माना जाएगा। सिंपली हम ये कहेंगे कि जो एक सीजन में 3-4 महीनों में उगते हैं और खत्म हो जाते हैं, वो आपके क्या होते हैं, एनुअल होते हैं। जैसे कि एमरेंथस हो गया, चौलाई हो गया, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारा बथुआ होता है, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं बहुत सारे होते हैं, प्याजी हो गया, ठीक है, वाइड, या आपके हम कहते हैं जिसको मुख्य रूप से हम कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं, ठीक है, वो हो गया। ये क्या होते हैं, एक वर्षीय होते हैं, एनुअल होते हैं। इसके बाद में आ गया बाइनुअल। बाइनुअल का मतलब क्या हुआ, ये 2 सीजन लेती है, ठीक है। जैसे कैरेट, वाइड कैरेट हो गया, ठीक है, वाइड कैरेट यहाँ पर लिख लेना, वाइड कैरेट, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये 2 सीजन में, एक सीजन में इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और दूसरे सीजन में ये जो है आपकी प्रोडक्टिव ग्रोथ करती है, जैसे बीज बनाना, ये काम करती है दूसरे सीजन में, ठीक है। इसके बाद में आता है पेरेनियल वीड्स। पेरेनियल का मतलब जो बहुवर्षीय होते हैं, जैसे आपने आक देखा होगा,
बरमूडा ग्रास जो नॉर्मली हमारे दूब घास होती है खेतों में मोटी वाली, वो दूब घास हो गई, ठीक है। इसके अलावा आक हो गया। ये क्या होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, एक बार लगे उसके बाद में लगे ही रहते हैं, खत्म ही नहीं होते हैं, दोबारा से इनमें जो है प्रोडक्शन होता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये चीजें देखने को मिलती है। ये आपके पेरेनियल वीड हो गए। बेस्ड ऑन हैबिट, हैबिट के आधार पर, यानी कि कहाँ पर उगेंगे, तो जो स्थल में उगते हैं वो टेरेस्ट्रियल हो गए, जो जल में उगते हैं वो एक्वेटिक हो गए, ठीक है। तो स्थल वालों में आपके वाइड ओट हो गई, ग्रेप क्रेप ग्रास हो गई, ठीक है। तो स्थल वालों में तो जो खेतों में उगने वाले हैं वो सारे इसमें आ गए। एक्वेटिक में आपके जलकुंभी होता है जिसको हम वाटर हाइसिंथ कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। डकवीड होता है, ये क्या है आपके एक्वेटिक, यानी कि पानी में उगने वाले, पानी में उगकर चारों ओर फैल जाते हैं, पानी को ब्लॉक कर लेते हैं, पानी में जो अदर स्पीसीज है उनको कम कर देते हैं, इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। बेस्ड ऑन ग्रोथ फॉर्म, ठीक है, ग्रोथ के आधार पर, तो हर्बेसियस वीड, ठीक है, ये मुख्य रूप से जड़ी बूटी वाले होते हैं, ठीक है। इनका हम नॉन वुडी प्लांट होते हैं, सॉफ्ट स्टेम होता है, और इनका उपयोग हम किस में करते हैं, एक जड़ी बूटी के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरा हो गया वुडी वीड, ठीक है। वुडी वीड कौन से होते हैं, इनमें लकड़ी पाई जाती है, ठीक है। लकड़ी का मतलब ये थोड़े हार्ड होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट नहीं होते हैं। ये कैसे है, हार्ड है, एक पेड़, जो पेड़ होता है उसकी तरह होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें भी आप ध्यान रखने ला, बेस्ड ऑन ग्रोथ के आधार पर भी। ये यहाँ पर दोबारा से दे रखा है, एनुअल हो गया, बाइनएनुअल हो गया। इसके अलावा जो आवास वाले, आवास के आधार पर स्थलीय हो गए, जलीय हो गए, ठीक है। इसके अलावा हर्बेसियस और वुडी हो गए। एडवांटेज की हम अब बात कर लेते हैं। एडवांटेज में ध्यान देना है, देखो फायदे क्या है भाई, हर चीज के नुकसान होते हैं तो कुछ फायदे भी तो होते हैं, ठीक है। हमें नुकसान दिखाई दे रहा है लेकिन प्राकृतिक रूप से कुछ फायदेमंद भी होते हैं, ठीक है। तो इनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। सॉइल इरोजन कंट्रोल करते हैं। मान लो एक तो खाली पड़ी जमीन है, ठीक है, ऐसी जमीन है जो बिल्कुल खाली पड़ी है, उसमें बारिश होती है, पानी बहकर जाता है और मिट्टी भी वो आकर ले जाता है, ठीक है। वहां पर यदि मान लो दूब घास उग जाए, तो दूब घास क्या करती है, या और भी कोई खरपतवार क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, ठीक है, जड़ों से मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, तो वो इरोजन नहीं होने देते हैं, ठीक है, मिट्टी को बहकर नहीं जाने देते हैं, तो ये काम करते हैं। प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, कुछ जो जीव होते हैं, जैसे बहुत सारे कीट पतंग होते हैं, छोटी तितलियां होती हैं, ये वीड्स पे रहती है, ठीक है, अपना जीवन जीती है, तो उनके लिए जरूरी है। इसके साथ में ही इंप्रूव करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को, क्योंकि ये कई मात्रा में क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मिट्टी का जो है हम कह सकते हैं फर्टिलिटी बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा एक दो इनके यूज और लिख लेना। हम सब्जी में उपयोग कर लेते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा बथुआ की सब्जी बनाते हैं, न्यूट्रेंटिव सब्जी होती है, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि इनका उपयोग हम मेडिसिन में करते हैं, ठीक है, दवाइयों में भी तो करते हैं, तो मेडिसिनल यूज होता है इनका, ये भी यूज में ही आप लिख सकते हो। इसके बाद में आता है दूसरा हो गया आपके डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेज में क्या है, क्रॉप के साथ कंपटीशन करेंगे, ठीक है। क्रॉप के साथ कंपटीशन करने का मतलब हो गया, जैसे क्रॉप उगी हुई है, प्लांट उगा हुआ है, दोनों के बीच में स्पेस के लिए कंपटीशन होगा कि मैं बढ़ूंगा इस एरिया में, तो मैं फैलूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे सोऊंगा। इसके अलावा दूसरा कहता है कि नहीं, इस एरिया का जो जितना भी जो है पानी है उसको मैं ही अवशोषित करूंगा, ठीक है, न्यूट्रेंट मैं ही लूंगा। तो ये जो कंपटीशन है ये दोनों में चलता रहता है और कहीं ना कहीं दोनों को ही नुकसान होता है, ठीक है। कंपटीशन से कभी भी एक को फायदा या एक को नुकसान नहीं होता है, दोनों को ही नुकसान होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो वीड compete with the crop for nutrient, water, light, often reduce crop yield. Pest and disease reservoir, ये क्या करते हैं, कुछ कीड़ों मकोड़ों को अपने ऊपर रखते हैं, रोगों को अपने ऊपर रखते हैं और क्रॉप में फैला देते हैं। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वीड मैनेजमेंट, जो वीड को मैनेज करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेंगे, लोग लगाने पड़ेंगे, निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, तो उसमें पैसा खर्च होगा। रिड्यूस क्रॉप क्वालिटी, और ये बीज जो होते हैं, इनके कई बीज ऐसे होते हैं जो कि फसल के जैसे ही दिखते हैं, ठीक है, और फसल में आकर ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप की क्वालिटी खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वालिटी को भी खराब करते हैं, प्रोडक्शन को भी खराब करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। हिंदी में दे रखा है, जिनको हिंदी समझ में आती है पढ़ लेना। इसके बाद में आगे चलते हैं, डिफाइन टिलेज, टिल्थ, और जो टिलेज के टाइप है वो और इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। यानी कि टिलेज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, टिल्थ कंडीशन क्या होती है इसकी भी बात करेंगे, और साथ में बात करेंगे कि टिलेज के कितने प्रकार हैं और टिलेज क्यों करते हैं, ठीक है, इन सब की हम चर्चा करने वाले हैं।
ठीक है। तो पहले तो टिलेज को ये समझ लो कि जनरल भाषा में टिलेज होता क्या है। तो हम जुताई करते हैं ना खेत में, वो सारी आपके किस में आती है, टिलेज में आती है, ठीक है। तो मान लो आप स्टार्टिंग में जब जो है नई फसल के लिए क्या करते हो, जमीन को तैयार करते हो, तो उसमें सबसे पहले जो है एक गहरी जुताई करते हो, ठीक है, वो भी टिलेज का ही पार्ट होता है। उसके बाद में सीड बेड तैयार करने के लिए क्या करते हो, जो है कल्टीवेटर चलाते हो, पाटा लगाते हो, ठीक है, ये क्या हो गया, टिलेज का ही पार्ट होता है। सोविंग करना टिलेज का ही पार्ट होता है। इसके बाद में इंटरकल्चर ऑपरेशन करना, मान लो आप वीड को हटा रहे हो, ठीक है, कोई स्प्रे कर रहे हो दवाई का, ये सब किस में आते हैं, टिलेज में ही आते हैं, ठीक है। तो टिलेज एक लंबा शब्द है, आ गई बात समझ में, और इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। टिलेज डेफिनेशन की बात करें तो टिलेज इज ए मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग सोइल प्रिपेयर फॉर सीड बेड, ठीक है, यानी कि क्या होता है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, मशीनों द्वारा की जाती है और इसमें मैनिपुलेट किया जाता है सोइल को, ठीक है। मैनिपुलेशन का मतलब उठा पटक करना, इधर उधर पटक देना। भाई ऐसा तो है नहीं कि मिट्टी को हम बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ उसको उठाकर पटक देते हैं और दोबारा से दबा देते हैं, बस यही तो होता है। एक बार पोरस करते हैं, हल चलाते हैं, उसके बाद में पाटा लगा देते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया मैनिपुलेशन करते हैं, उसको छेड़छाड़ करते हैं। मैनिपुलेशन का सीधा सीधा मतलब हम क्या कह सकते हैं कि मिट्टी के साथ हम क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है, आ गई बात समझ में। और तैयार करते हैं सीड बेड, सीड बेड का मतलब सोविंग के लिए मिट्टी को तैयार करते हैं। क्रॉप कंट्रोल, वीड भी कंट्रोल होता है, और साथ में इनकॉर्पोरेट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सोइल, और हम सोइल में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को मिलाते हैं, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा जब हम नई फसल तैयार करते हैं उससे 15-20 दिन पहले क्या करते हैं, FIM डालते हैं, खाद डालते हैं। उस खाद को मिलाने के लिए भी जो टिलेज करते हैं, ठीक है, तो खाद को मिलाने का पार्ट भी टिलेज में ही आता है। इसके बाद में बात करते हैं, इसमें इन्वॉल्व होता है प्लाविंग, प्लाऊ डालना, हेरोविंग करना, ठीक है, हेरो चलाना। इसके अलावा इंप्रूवमेंट सॉइल कंडीशन फॉर द प्लांटिंग, प्लांट लगाने के लिए यदि हम सॉइल की किसी भी प्रकार से इंप्रूवमेंट करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ करते हैं, वो सारी आपके टिलेज में ही आती है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना है, वही बातें आपके यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है। इसके बाद में आता है टिल्थ, डेफिनेशन क्या है, ठीक है, टिल्थ क्या है। तो टिल्थ के लिए हम ये कहते हैं, ये रेफर करती है आइडियल फिजिकल कंडीशन को, ठीक है, यानी कि कोई भी सोइल की ऐसी कंडीशन जो कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, ठीक है, वो कंडीशन आपकी टिल्थ है। देख मानो आपने सबसे पहले क्या किया, एक क्रॉप थी, आपने उसको कंप्लीट कर लिया, उसकी हार्वेस्टिंग कर ली। अब दूसरी फसल के लिए आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले प्लाविंग कर रहे हो, मिट्टी को पलट रहे हो, उसके बाद में उसमें कल्टीवेटर 2-3 बार आपने कल्टीवेटर चलाया, ठीक है, उसके बाद में आपने पाटा लगा दिया, पाटा का मतलब थोड़ा सा उसको लेवल कर दिया, साफ कर दिया, ठीक है। अब ये मिट्टी तैयार हो चुकी है किसके लिए, नई फसल की सोविंग के लिए, ठीक है। इस कंडीशन को हम टिल्थ बोलते हैं। इस कंडीशन में जो सोइल है उसको क्या बोलेंगे, टिल्थ बोलेंगे। आगे बात समझ में। इसके बाद में विच अलाउ इजी पेनिट्रेशन ऑफ एयर, इसमें हवा आराम से जा सकती है, वाटर जा सकता है और न्यूट्रिएंट भी। इट इज मेजर फॉर सोइल स्ट्रक्चर दैट इंश्योर द हेल्दी प्लांट ग्रोथ, ये जरूरी होती है किसके लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं आपके टिलेज के प्रकार। अब देखो टिलेज के प्रकार में एक इंपॉर्टेंट 2 प्रकार होते हैं, एक तो आपके प्राइमरी टिलेज होती है, ठीक है, क्या होती है, प्राइमरी टिलेज होती है, एक आपके सेकेंडरी टिलेज होती है। क्या होती है दोस्तों, सेकेंडरी टिलेज होती है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी में हम ये कहते हैं कि जैसे ही फसल हमारी खत्म हुई, पहली फसल खत्म हुई, दूसरी फसल की तैयारी के लिए जो हम गहरी जुताई करते हैं, पहली गहरी जुताई, वो आपके प्राइमरी में आती है। उसके बाद में जितनी भी प्रक्रियाएं करते हैं वो सेकेंडरी में आती है, ठीक है, एक तो ये ध्यान रख सकते हो। दूसरा है कन्वेंशनल टिलेज, ठीक है, ये अलग प्रकार है, इनको भी देख लेते हैं। कन्वेंशनल टिलेज का मतलब क्या होता है, इसमें मिट्टी को पूरी तरह से उलटकर उसे बीज बोने के लिए तैयार किया जाता है। यह श्रम प्रदान है और मिट्टी की प्राकृतिक अवस्था अवयवों को नष्ट करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए प्लाविंग विद ए ट्रेडिशनल प्लाऊ और डिस्क प्लाऊ, ठीक है, प्लाविंग करना, तो ये कन्वेंशनल आ गया। दूसरा है कंजर्वेशन टिलेज, इसमें मिट्टी की संरचना को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाता है, ये मिट्टी के कटाव को रोकता है और पानी की बचत करता है। मिनिमम टिलेज, स्ट्रिप टिलेज, ये इसी में आती है, ठीक है, कम से कम टिलेज करना, ये बचाने के लिए। कन्वेंशनल टिलेज जो हम नॉर्मली करते हैं। नो टिल्थ फार्मिंग, इसमें क्या करते हैं, तो इसमें हम ये करते हैं कि इसमें कोई भी जुताई नहीं की जाती है, जीरो टिलेज भी कहते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, जीरो टिलेज। तो यहां पर क्या करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा
मान लो आप पुरानी सब्जी, वो आपने जो बारिश वाला सीजन था वो कंप्लीट कर लिया, आपने बाजरा बोया था, आपने बाजरा काट लिया, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, जैसे ही आपने बाजरा काटा बारिश हो गई, ठीक है, बारिश हो गई। अब आपने सोचा कि ऐसा करता हूं कि सर्दियों की कोई ऐसी फसल लगा देता हूं जिसको बिल्कुल कम पानी की आवश्यकता है, क्योंकि आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल कम पानी की आवश्यकता होती हो और उसको किसी प्रकार की जो है टिलेज की, रिस्क की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, सरसों या तारामीरा जो है आप डाल देते हो कहाँ पे, अपने खेत में, ठीक है। और उसमें एक ही प्लाऊ जो है, प्लाऊ या हेरोइंग करते हो, ठीक है, जिससे सिर्फ वो बीज ढक जाए, उसमें मिल जाए मिट्टी में और दोबारा से उग जाए, तो उसको हम जीरो टिलेज कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, जीरो टिलेज। आपको टिलेज नहीं करनी है, डायरेक्ट सोविंग करनी है, ठीक है। बीजों को पिछले साल के अवयवों के ऊपर या बीच में डाला जाता है, ये मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है और पानी की बचत भी करता है। प्लांटिंग डायरेक्ट इनटू द अनडिस्ट्रीब्यूट सॉइल, यानी कि अनडिस्टर्ब जो आपकी सॉइल है, आपने डिस्टर्ब नहीं किया है उसको, सीधा ही डायरेक्ट सोविंग कर दी है, ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज भी होती है, ठीक है। यहाँ पर ही हम बात कर लेते हैं। ये स्टार्टिंग में मैंने कहा था, ये प्रथम टिलेज है, ठीक है। प्रथम कोई भी गहरी टिलेज है जो कि हम फसल के बाद में करते हैं, ठीक है। क्या है, गहरी टिलेज है ये, ठीक है। टिलेज को हम हिंदी में भू परिष्करण बोलते हैं, भू परिष्करण, ध्यान रखना। तो प्राइमरी टिलेज है ये, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, फसल जैसे ही कटी, पहली फसल दूसरी फसल की तैयारी के लिए सबसे जो हैवी वो करते हैं हम, जो हैवी टिलेज करते हैं, जिसमें गहरी जुताई करना या मिट्टी को पलटना ये शामिल होता है। उसके बाद में सेकंड टिलेज में क्या करते हैं, सेकेंडरी टिलेज में, इसमें क्या करते हैं, सीड बेड तैयार करने के लिए हम नॉर्मल जो कल्टीवेटर होता है उसका यूज करते हैं, कम गहराई रखते हैं, ठीक है। तो ये आपके द्वितीय क्या होती है, टिलेज होती है। आ गई बात समझ में, ये चीजें आप समझा के आ जाना। इसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन भी आता है और बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें शामिल होती है, ठीक है। सभी चीजें इसमें क्या होती है, शामिल होती है, इनका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आ जाता है इंपोर्टेंस ऑफ टिलेज, टिलेज का महत्व क्या है, ठीक है। तो देखो टिलेज का महत्व, तो पहली बात तो यदि हम टिलेज नहीं करते हैं तो कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनका उत्पादन होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कम टिलेज करने पर भी हो जाती है, ठीक है। तो इसी के आधार पर इसका क्या बनाया गया है, इंपोर्टेंस बनाया गया है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, पहली बार सॉइल की स्ट्रक्चर में सुधार करता है, ठीक है। सॉइल में क्या करता है, सॉइल एरेशन यानी हवा के आवागमन को बढ़ाता है, हेल्प करता है प्लांट को अंदर ग्रो करने के लिए, जो रूट्स है वो गहराई में जाए इसके लिए हेल्प करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, वीड कंट्रोल खरपतवार नियंत्रण के लिए, ठीक है। टिलेज करते हैं तो ऊपर वाले खरपतवार क्या हो जाते हैं, जो है टूट जाएंगे या वो नष्ट हो जाएंगे। इनहांस न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, नीचे वाली मिट्टी को ऊपर पटक देते हैं, ऊपर वाली को नीचे पटक देते हैं, तो नीचे वाले जो न्यूट्रिएंट है वो ऊपर आ जाएंगे और पौधों को प्राप्त हो जाएंगे, मेन्योर ये जो है मिल जाएंगे अच्छे से। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट होता है, ठीक है। कुछ टिलेज ऐसी होती है जो मिट्टी की संरचना में सुधार करती है और वाटर के रिटेंशन को बढ़ाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है, ठीक है, और ड्रॉट से रिन से पौधों को बचाती है। तो ये चीजें आपकी किस में आती है, ये आपके टिलेज में आती है। इस प्रकार से आपको टिलेज को विशेष रूप से पढ़ना है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं मेन्योर की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, मेन्योर फर्टिलाइजर, इनमें डिफरेंस देखेंगे और इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। और साथ में हम देखेंगे कि नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं, ठीक है, इन सब की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन वाले जो फर्टिलाइजर हैं उनको भी हम क्या करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है। चलो मेन्योर डेफिनेशन की बात सबसे पहले कर लेते हैं, ठीक है। मेन्योर इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। क्या होता है मेन्योर, क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, पहली बात तो। दूसरी बात, टाइपिकली फ्रॉम द एनिमल और प्लांट वेस्ट, ये नॉर्मली क्या होता है, या तो एनिमल का कोई वेस्ट होता है या फिर प्लांट का कोई वेस्ट होता है, यूज फॉर फर्टिलाइज सोइल, सोइल को फर्टिलाइज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मेन्योर क्या है, नॉर्मली हम देखते हैं एनिमल से प्राप्त होने वाला FYM ये हो गया, प्लांट वेस्ट के रूप में कंपोस्ट हो गया, ठीक है। इन सब का यूज करके हम क्या कर देते हैं, फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। इट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, ये क्या होते हैं, जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है, बायोमास है, उसमें रिच होते हैं, उनमें ज्यादा पाया जाता है। विच इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, जो कि स्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं, इनहांस करते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी को और इंक्रीज करते हैं वाटर रिटेंशन को, क्योंकि आपका जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इसका नेचर ही ऐसा होता है
ये मिट्टी को ज्यादा, ये पानी को ज्यादा से ज्यादा अवशोषित करते हैं, ठीक है। और इनको तोड़ने के लिए, इनसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म जीव आते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है जो कि पौधों के लिए सही होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजों में मदद करते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं फर्टिलाइजर डेफिनेशन की। फर्टिलाइजर इसके विपरीत होते हैं, ठीक है। ये सिंथेटिक और नेचुरल सब्सटेंसेस अप्लाई टू प्लांट सप्लाई। नॉर्मली क्या होते हैं, सिंथेटिक ही होते हैं, लेब्स में बनाए जाते हैं या फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। फॉर एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाते हैं, वो सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट देते हैं, एसेंशियल भी देंगे, माइक्रो भी देंगे, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट ही देते हैं। फर्टिलाइजर प्रोवाइड करवाते हैं स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट विच आर नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ बट दे आर डू नॉट इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, लेकिन ये स्ट्रक्चर नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बनाने की बजाय ये खराब भी करते हैं, ठीक है। ज्यादा केमिकल यूज करेंगे तो ये आपके सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खराब होती है, स्ट्रक्चर खराब हो जाती है, ठीक है, संरचना खराब होती है। तो ये आपके फर्टिलाइजर होते हैं। इसके बाद में इन दोनों में एक जो है नॉर्मल सा डेफिनेशन, आपको जो है डिफरेंस ध्यान रखना है। ये नेचर में कैसे है, ऑर्गेनिक है, शुद्ध है। ये आपके इनऑर्गेनिक और सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। या तो बनाए जाते हैं या इनऑर्गेनिक होते हैं। इनमें एक अपवाद है यूरिया, यूरिया ऑर्गेनिक होता है, बस ये ध्यान रख लेना। प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर, प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, ठीक है। इंप्रूव करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर, ये इंप्रूव नहीं करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर को। ये स्लो रिलीज न्यूट्रिएंट देते हैं, यानी कि एक बार आपने दिया दो से तीन फसलों को प्राप्त होते रहेंगे धीरे धीरे। ये क्विक रिलीज होते हैं, एक ही फसल को जल्दी से प्राप्त हो जाएंगे, नहीं होंगे तो पानी के साथ मिलकर निकल जाएंगे। इंक्लूड ए वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट, इसमें बहुत सारे वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं। नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटास भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, सभी प्राप्त होते हैं इसमें। इसमें सिर्फ प्राइमरी न्यूट्रिएंट एनपीके होते हैं, या मान लो हम और माइक्रो न्यूट्रिएंट वाले देते हैं तो स्पेसिफिकली वो भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो देने पर ही मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। नॉर्मली हम एनपीके को ही काम में लेते हैं, ठीक है, तो वो ही इसमें अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर सारे अवेलेबल हो जाएंगे आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर की बात करें तो हम सबसे कहते हैं कि बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट, ठीक है। किसके आधार पर, न्यूट्रिएंट के आधार पर। तो कुछ ऐसे फर्टिलाइजर है जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि एनपीके वाले हो गए, यूरिया हो गया फर्टिलाइजर, वो डीएपी हो गया, पोटास हो गया, ठीक है। ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट वाले जो सूक्ष्म पोषक तत्व देते हैं, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम वाले। बेस्ड ऑन फॉर्म के आधार पर, कुछ सॉलिड फॉर्म में होते हैं, यूरिया हो गया, एसएसपी हो गया। कुछ लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद में बात करते हैं नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर। किसकी बात करते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स की बात करें तो सीधा सीधा हम ये कहेंगे कि नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर ऐसे फर्टिलाइजर हैं जो कि नाइट्रोजन उपलब्ध करवाते हैं। क्या उपलब्ध करवा रहे हैं, नाइट्रोजन। लेकिन ये ध्यान रखना कि नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर को भी आगे चल के हम कई भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं एक बार। नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर प्रोवाइड करवाते हैं नाइट्रोजन विच इज एसेंशियल होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, लीव्स के लिए, ठीक है, वेजिटेबल पार्ट्स के लिए। नाइट्रोजन इज वाइटल कंपोनेंट ऑफ द एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के लिए नाइट्रोजन जरूरी होता है। प्रोटीन्स के लिए नाइट्रोजन जरूरी होता है। और क्लोरोफिल के जो है सेंटर में पाया जाता है मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम के चारों तरफ नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। पोरफायरिन रिंग्स होती है, आपको पता हो तो, ठीक है। क्लोरोफिल जो होता है इसके बीच में तो मैग्नीशियम होता है, ठीक है, मैग्नीशियम 2+ के रूप में रहता है, और इसके चारों ओर 4 रिंग्स जुड़ी रहती है जिसे हम पोरफायरिन रिंग्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरुआत नाइट्रोजन से होती है, ठीक है, यहाँ पर जो शुरुआत होती है वो नाइट्रोजन से होती है। तो नाइट्रोजन भी जरूरी है, मैग्नीशियम भी जरूरी है, किसके लिए, क्लोरोफिल के लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यूरिया, NH2CONH2, ये इसका सूत्र होता है। कंटेन 46, देखो इसको हम है ना ऐसे बांट सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर सीधा ही बांट दिया है, लेकिन मैं आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। बेसिकली हम जो है एप वाले बच्चे हैं उनको तो अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आप तो वहां से पढ़ लेना, बाकी बच्चों को बता देता हूँ क्या होता है। जैसे एक तो होता है नाइट्रेट वाले फर्टिलाइजर, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में अवेलेबल करवाएंगे, नाइट्रेट वाली फॉर्म में। एक हो गया अमोनिकल, क्या हो गया, अमोनिकल हो गया। ये हो गया आपका अमोनिकल, ठीक है, अमोनिकल यानी कि अमोनिया की फॉर्म में। तीसरा हो गया नाइट्रेट अमोनिकल, यानी कि नाइट्रेट के रूप में भी और अमोनिकल के रूप में भी।
अमोनिया के रूप में भी, दोनों ही अवेलेबल, दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तीसरा हो गया एमाइड वाले, क्या हो गया, एमाइड वाले नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। देखो नाइट्रेट का मतलब NO3 माइनस के रूप में, जो कि सभी पौधे प्राप्त करते हैं, ऑलमोस्ट सभी पौधे इसी रूप में प्राप्त करते हैं। अमोनिया के रूप में यानी कि NH4 प्लस के रूप में नाइट्रोजन देना। यहाँ पर आपके एक तो राइस आएगा, राइस में ये इस फॉर्म में अवेलेबल होता है, और एक पोटैटो में, ठीक है, पोटैटो में ये क्या, नाइट्रेट अमोनियम, यानी कि यहाँ पर नाइट्रेट की फॉर्म में भी अवेलेबल होगा और अमोनिया की फॉर्म में भी अवेलेबल होगा, दोनों में, ठीक है। जैसे कि कैन खाद हो गई, ठीक है, कैन जो खाद होती है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसमें अमोनियम नाइट्रेट दोनों है, ठीक है। इसके बाद में आता है एमाइड। एमाइड जो है हम कहते हैं भाई ये यूरिया में पाई जाती है। एमाइड फॉर्म किस में होती है, यूरिया में होती है, ठीक है। और यूरिया को हम एकमात्र कार्बनिक उर्वरक भी कहते हैं, ठीक है, कार्बनिक उर्वरक भी कहते हैं। तो ये सारी बेसिक बातें आप ध्यान रख सकते हो। 4 प्रकार के होते हैं। अमोनियम जो नाइट्रेट है, इसको कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट उदाहरण ध्यान रख सकते हो। अमोनिया की बात करें तो अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, ये यहाँ पर हो गए। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इसका उदाहरण हो गया। एमाइड का उदाहरण यूरिया हो गया, ठीक है। तो ये एक एक उदाहरण और इनकी फॉर्म ध्यान रख लेना, इस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ और एग्जाम्पल है, इनको भी इनसे रिलेट कर देंगे। जैसे यूरिया है, ये किसका है, एमाइड का प्रकार है। कंटेन 46 नाइट्रोजन नाइट्रोजन, मोस्ट कॉमनली यूज इन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। अधिकतर ये इस्तेमाल किया जाता है आपके आसपास में, यदि आप खेती करते हो बहुत अच्छी बात है, आपके जो है नॉर्मली इसको यूज लिया जाता होगा, देखा होगा आपने, ठीक है। इसके अलावा नहीं भी करते हो तो आसपास में किसी को पूछ लेना जहां पर खेती करते हैं, यूरिया बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन के रूप में। दूसरा अमोनियम नाइट्रेट, तो अमोनिया और नाइट्रेट दोनों फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब ये किसका उदाहरण हो गया, अमोनियम नाइट्रेट का, ठीक है। इसमें 34% नाइट्रोजन है, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। अमोनियम सल्फेट, अब ये भी अमोनिया का उदाहरण हो गया, ठीक है, ओनली अमोनियम वाले में कंटेन 21% नाइट्रोजन, इट यूज फॉर द क्रॉप रिक्वायरमेंट मोर सल्फर, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, सल्फर भी होता है, तो जिन जिन फसलों को सल्फर की जरूरत होती है उनको भी नाइट्रोजन के रूप में यही दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपके तेल वाली फसलें हो गई, दाल वाली फसलें हो गई, इनमें अमोनियम सल्फेट का यूज कर सकते हैं, वहां पर इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या है, आपके नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर को मैंने क्लासिफाई कर दिया है, इसको आप ऐसे लिख के आ सकते हो। तो ये यहाँ पर आपका जो है कंप्लीट भी हो जाता है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था जिसकी हमने बात की है। आई होप आपको सारी चीजें पसंद भी आई होगी, सारी चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। और ये चीज समझ में आई है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, ब्राइट एग्रो क्लासेज पे अवेलेबल हो जाएगी, जो ऐप है वहां पर जाकर आप लॉगिन कर लेना, वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।